तो हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन द श्रृंखला ऑफ यूपीएससी टेस्ट सीरीज डिस्कशन। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था टेस्ट 1 और 2 के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट 3 पार्ट 1। और हम लोग 50-50 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यूपीएससी में आप जानते हैं कि 100 क्वेश्चन होता है, बट 100 क्वेश्चन को एक स्लॉट में डिस्कस करना थोड़ा सा कम्बरसम है। और शायद आप भी बोर हो जाएं लेक्चर से, लेक्चर का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इन कारणों से हमने क्या किया, टेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज जो टेस्ट 3 है दैट इज़ बेस्ड ऑन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 50। और यदि आप कोर्स को पूरी तरह से एक्सेस करना चाहते हैं तो फॉर पीडीएफ टू डाउनलोड पीडीएफ आप ये जो ऐप है सावित्री एडू हब, ओके, इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। और वहाँ पर टेस्ट 1, 2 और इवन जो टेस्ट 3 है, ठीक है, इन सारे टेस्ट के आपको क्वेश्चन पेपर और जो अभी सॉल्यूशन हो रहा है उसका जो पीडीएफ है, इसके साथ साथ वीडियो, ये आपको मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पहला प्रश्न है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड विद द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संविधान जैसे ही आया, संविधान के आने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस में आ गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। सेकेंड है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस द ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। तो ये बिल्कुल राइट है। अब इसको हम समझते हैं पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। देखिए, हम जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, ठीक है, उस संवैधानिक व्यवस्था के अंदर जो कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट, जुडिशरी, हमारे यहाँ जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, ठीक है। जबकि लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर ये क्या है आपका, तो देखिए आप, सरकार का जो लेजिस्लेटिव यानी कि कानून बनाने का जो पावर होता है, सरकार का जो एग्जीक्यूटिव पावर है मतलब कानून को इम्प्लीमेंट करने का जो अधिकार होता है, सरकार का जो फाइनेंशियल पावर है, क्लियर है। ये तीनों क्या है हमारे यहाँ, फेडरल है, मतलब कि सेंटर का अपना डोमेन है और स्टेट का अपना डोमेन है, यानी यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर है, ठीक है। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है। लेकिन जो जुडिशरी हमारे यहाँ है, जुडिशरी हमारे यहाँ क्या है, इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो जुडिशरी इज नॉट फेडरल, जुडिशरी क्या है हमारे यहाँ, इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो जुडिशरी में क्या है, जो एपेक्स कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट, इसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये संविधान जो कमेंसमेंट हुआ था उसके कुछ समय के बाद आया था, 2 या 3 दिन के बाद आया था। हम लोग डेट देख लेंगे कब उसका डेट आया था, ठीक है। तो जस्ट बिकेम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट अलोंग विद कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट हमारा एपेक्स कोर्ट है, मतलब टॉप कोर्ट है। उसके नीचे आता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट है इसको हम बोलते हैं स्टेट जुडिशरी, जबकि ये आपका है जुडिशरी एट सेंट्रल लेवल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरली क्या होता है कि आप क्या करते हो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो केस है उसके लिए एपिलिएट कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के लिए एपिलिएट कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। चूंकि जुडिशरी हमारे यहाँ क्या है, इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जुडिशरी चूंकि इंटीग्रेटेड है तो इस केस में, ठीक है, all the case related to central law as well as state law both can be entertained by high court as well as supreme court equally, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों क्या करेगा, दोनों स्टेट वाले केस को भी और सेंट्रल वाले केस को भी क्या करेगा, इक्वली इंटरटेन करेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर क्या है, ये आपका क्या बोलते हैं उसको, फेडरल पावर है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव का अलग डोमेन होगा, स्टेट का अलग डोमेन होगा। ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है वहाँ पे सेंटर का अलग डोमेन होगा और स्टेट का अलग डोमेन होगा, और फाइनेंस के मामले में भी अलग डोमेन होगा। वैसे ये अलग बात है कि जीएसटी के बाद, ठीक है, बहुत हद तक फाइनेंशियल सिस्टम सेंट्रलाइज हो गया, लेकिन स्टिल इट इज फेडरल, ओके। अब ब्रिटिश के ज़माने में क्या था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट, तो हमारे यहाँ अभी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, क्लियर है। बट ब्रिटिश के ज़माने में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील वाज प्राइवी काउंसिल, ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल दैट वाज बेस्ड इन लंदन, क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि चूंकि हमारा देश अब सोवरेन बन गया आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, नाउ वी आर सोवरेन नेशन, क्लियर है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो एपेक्स कोर्ट है वो कौन होगा, एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट।
यानी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। जो पहले क्या था, पहले ब्रिटिश के टाइम में ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास हमारा सोवरेन पावर था। तो इन कारणों से ब्रिटिश जुडिशरी का जो टॉप मोस्ट क्या कहते हैं कोर्ट है, वो क्या है, प्राइवी काउंसिल है। तो प्राइवी काउंसिल के पास अल्टीमेट पावर होता था, ठीक है। अब क्या है कि जो अपीलिएट पावर है प्राइवी काउंसिल का, वो अब कहाँ चला आया, अब आ गया वो सुप्रीम कोर्ट के पास। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आया 26 जनवरी 1950 को, 1950 को हमारा संविधान फोर्स में आया। क्लियर है, तो संविधान आया 26 1950 को। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है ये इनॉग्रेट हुआ 28 जनवरी 1950 को, यानी कि इट डज नॉट केम अलॉन्ग, ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद आया, 2 दिन के बाद आया, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, इनकरेक्ट हो गया। बिफोर 1950 द जुडिशियल कमेटी ऑफ प्राइवी काउंसिल जो था दैट वाज लंदन, दैट वाज हाईएस्ट अपीलिएट कोर्ट इन इंडिया, ठीक है। तो जो प्राइवी काउंसिल था, जुडिशियल कमेटी ऑन प्राइवी काउंसिल, क्लियर है, इट वाज हाईएस्ट अपीलिएट कोर्ट, ठीक है, बिफोर 1950। लेकिन जब हमारा संविधान फोर्स में आ गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बिकेम हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिप्लेस कर दिया प्राइवी काउंसिल को एज हाईएस्ट अपीलिएट कोर्ट। क्लियर है। अब पढ़िए ऑप्शन को, क्या क्या इसका राइट आंसर होगा। पहला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड विद द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। 28 जनवरी को आया हमारा सुप्रीम कोर्ट, और संविधान कब आया, 26 जनवरी को आया। सेकेंड क्या है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस्ड ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल, ठीक है, एज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, ये बिल्कुल राइट है। दैट्स वाई 2 क्या होगा, 2 इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि विद रेफरेंस टू रोल प्लेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ही में नॉमिनेट 2 मेंबर ऑफ लोकसभा हैविंग ए स्पेशल नॉलेज इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, कहाँ पर, राज्यसभा के अंदर, कहाँ पर, ना कि लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, ना कि लोकसभा के अंदर, जिनको स्पेशल नॉलेज होता है लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस के अंदर। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ही लेज द रिपोर्ट ऑफ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बिफोर द पार्लियामेंट, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इसके रिपोर्ट को प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट के बिफोर रखा जाता है, ओके। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, 2 राइट है, इसका मतलब बी इज राइट आंसर। इसका हम सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। तो प्रेसिडेंट डज नॉट नॉमिनेट एनी मेंबर टू लोकसभा हैविंग ए स्पेशल नॉलेज इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल साइंस, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन अंडर आर्टिकल 331, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 331 प्रेसिडेंट में नॉमिनेट 2 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू लोकसभा, और उसमें भी कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जब उनका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इनएडेक्वेट होगा, सफिशिएंट नहीं होगा। बट क्या हुआ कि 104th अमेंडमेंट एक्ट आया, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट। तो जब 104th अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है, 2019 में, तो ये प्रोविजन भी अब खत्म कर दिया गया। तो नाउ प्रेसिडेंट कैन नॉट नॉमिनेट 2 पर्सन्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा, ठीक है। तो इस अमेंडमेंट एक्ट के पहले ये प्रोविजन था, लेकिन 2019 के बाद ये प्रोविजन खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो अब प्रेसिडेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है मेंबर को नॉमिनेट, 12 मेंबर को नॉमिनेट करने का, ओनली इन राज्यसभा, ठीक है। और कौन से पर्सन को, तो जिसके पास स्पेशल नॉलेज है, कौन से डोमेन के अंदर, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल साइंस। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन, ओके। यहाँ लिखा हुआ यही चीज, नॉमिनेटेड मेंबर। आगे देखिए, प्रेसिडेंट लेज डाउन, आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा रिपोर्ट प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रखता है। यहाँ तो पूछा गया कैग के बारे में, बट कैग के अलावा अदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसकी रिपोर्ट को भी प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है, ओके। तो कौन सा बॉडी हो गया, तो पहला रिपोर्ट हो गया कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ओके। इसके अलावा अदर जो संवैधानिक बॉडी है, जैसे कि फाइनेंस कमीशन हो गया, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो तैयारी नहीं कर रहा, मेरा टाइम खत्म हो गया, ठीक है ना, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग, गुड। तो 2 क्या होगा, 2 इज राइट ऑप्शन, 2 इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट जो इसका फीचर्स क्या क्या है, ठीक है।
तो पहले इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि दे स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल। ये बिल्कुल राइट है। फंडामेंटल राइट जो है, ठीक है, दे आर जस्टिसिएबल। दो बातें हैं फंडामेंटल राइट के बारे में। तो पहली बात तो यह है कि फंडामेंटल राइट क्या है। फंडामेंटल राइट है आपका जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल का मतलब ये हुआ कि यदि फंडामेंटल राइट इन्फोर्स नहीं होता है तो आप जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल राइट जो है सिटीजन का राइट है, और इस राइट के अनअवेलेबल होने के केस में कोर्ट क्या करेगा, उस राइट को अवेलेबल करवाएगा, क्योंकि सिटीजन का राइट है। बट द राइट्स आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। क्लियर है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका राइट एब्सोल्यूट नहीं है। यदि बोलने का यदि आपको अधिकार है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दोगे, ठीक है। आप कंट्री के सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, कंट्री के सोवरेनिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, ठीक है। आप सोशल डिसऑर्डर क्रिएट करोगे, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है? यानी कि आपका जो भी कंडक्ट है रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। क्लियर है? तो योर राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि इट स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल। यानी क्या करना है? सोशल कंट्रोल, यानी कि सामाजिक सामंजस्य बनाकर रखना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो वन करेक्ट है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप जरा ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन होता है उसको अप्रोच करने का एक तरीका होता है यूपीएससी का। क्योंकि मान लीजिए कि वन राइट है, तो देखिए वन कहाँ कहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब 2 4 में वन नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 4 को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ 3 चॉइस है, 1 2 3 1 3 और 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4। ओके, देयर आर सम फंडामेंटल राइट दैट आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। तो ये भी राइट है, हम आगे पढ़ेंगे इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। देयर आर सम फंडामेंटल राइट दैट आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन। तो ये भी राइट है। मैंने आपको बताया था पिछले डिस्कशन में कि 15 16 19 29 30, ठीक है, 15 16 19 29 13, ये जो आर्टिकल है इसके जो फंडामेंटल राइट है दैट इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन। तो देखो ये भी पक्का राइट है, तो 3 भी पक्का राइट है। तो 3 इज सर्टेनली राइट, तो 1 3 इज राइट, ठीक है, 1 3 इज राइट। अब देखो 1 3 तो सभी में भाई कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द फंडामेंटल राइट आर सेल्फ एग्जीक्यूटेड, ये गलत है, ठीक है। ओके, कुछ फंडामेंटल राइट को कोर्ट क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 32, ठीक है, तो इसका पावर कोर्ट के पास होता है। तो 4 पक्का गलत है, तो 4 पक्का गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने क्या किया था, ACD को एलिमिनेट किया था। अब 4 क्या है, 4 इज रॉन्ग। इसका मतलब ये हुआ कि A और C दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमें चूज करना है। ऐसे एग्जाम को आप दीजिएगा, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया है, मुझे भी अनुभव है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ऐसे ही एग्जाम, ये तरीका होता है एग्जाम को देने का, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को? चलिए हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। तो स्टेटमेंट वन करेक्ट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट क्या करता है, बैलेंस क्रिएट करता है इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल कंट्रोल के बीच में, क्योंकि फंडामेंटल राइट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर। यानी फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आप क्या करेंगे, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करेंगे। आप कुछ इमोरल एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नेशनल सिक्योरिटी होता है, ओके, इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट कुछ जो है वो अवेलेबल है इवन अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, नॉट जस्ट द स्टेट। जैसे एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ओके, आर्टिकल 20 प्रोहिबिशन ऑफ 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। तो दे अप्लाई अगेंस्ट बोथ द स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। इसका मतलब ये हुआ कि जो अनटचेबिलिटी है उसको स्टेट तो प्रैक्टिस नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन स्टेट के साथ साथ यदि कोई इंडिविजुअल है, आम आदमी है, और वो भी यदि मान लीजिए इन्फ्लुएंशियल समाज के अंदर है, और वो क्या कर रहा है कि इन्फ्लुएंशियल होने के कारण जो है उस मतलब अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दे रहा है। क्लियर है? तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, ठीक है। तो स्टेट के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी फंडामेंटल राइट अवेलेबल, ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। तो 2 भी राइट है, तो 2 इज राइट। 3 इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि सम फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन ओनली। मैंने बताया था ना आपको 15 16 19 29 और 30 ये सिर्फ इंडियंस को अवेलेबल है, और जो अदर फंडामेंटल राइट है ये सभी को अवेलेबल है। कौन कौन सा? आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। दे आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन वेदर दे आर सिटीजन और फॉरनर बोथ। ओके, स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट है। नॉट ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सेल्फ एग्जीक्यूटिव, मतलब ऑटोमेटिकली वो इंप्लीमेंट नहीं हो जाता है। एग्जीक्यूट मतलब इंप्लीमेंट होना, ठीक है। तो सब रिक्वायर्ड लेजिस्लेटिव एक्शन फॉर इंप्लीमेंटेशन, जैसे कि आर्टिकल 32 ये रिमेडी प्रोवाइड करता है। क्लियर है? तो ये रिमेडी ऑटोमेटिकली तो नहीं मिलेगा, यू हैव टू अप्रोच द कोर्ट, ओके।
तो बट लॉज आर नीडेड फॉर ऑपरेशनलाइजिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(6), अंडर आर्टिकल 21A। जैसे आर्टिकल 21A है राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट नहीं होगा। इसलिए हमारे यहाँ कौन सा एक्ट है, RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। क्लियर है? तो इस एक्ट के तहत हम क्या करते हैं, राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो नाउ रीड द ऑप्शन। तो देखो 4 गलत है, इसके अलावा पहला राइट है, देर आर सम फंडामेंटल राइट देर आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ, तो ये भी राइट है। तो यानी कि 1 2 3 इज राइट। ठीक है, तो 1 2 3 राइट है, इसका मतलब ए क्या होगा, ए राइट ऑप्शन होगा। ए क्या होगा, राइट होगा, ए इज राइट। यहाँ पे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में प्रश्न पूछा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम, मतलब कि गवर्नमेंट फंडेड वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोग्राम है, स्वास्थ्य के फील्ड में सबसे बड़ा प्रोग्राम है वर्ल्ड का। द बेनिफिशियरी अंडर द स्कीम विल बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011, उसके आधार पे जो है बेनिफिशियरी को डिसाइड किया जाता है। और जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी होता है, ये नोडल एजेंसी होता है, प्राइम एजेंसी होता है इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम है, दैट इज पब्लिक फंडेड, मतलब कि सरकारी फंड के द्वारा, ठीक है, सरकारी फंडित वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये हेल्थ केयर स्कीम है। जैसे एक ओबामा केयर आया था, ठीक है, तो ओबामा, ये वैसे ये लैप्स हो गया, ओबामा केयर अमेरिका में आया था, तो उनका विजन ये था कि अमेरिका ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेल्थ केयर पॉलिसी होगा, लेकिन वहाँ के लेजिस्लेटिव ने उसको पास नहीं किया। क्लियर है? क्योंकि 2008 के बाद वर्ल्ड में क्या हुआ था, रिसेशन आ गया था। क्लियर है? तो अब एक आप कह सकते हो कि बहुत हद तक जो है ओबामा केयर से इंस्पायर है आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, और बेनिफिशियरी को हम कैसे डिसाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। और जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी होता है वो प्राइम एजेंसी होता है, नोडल एजेंसी होता है। इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और इनकरेक्ट है। ठीक है, देख लेते हैं हम जरा। अरे इसका तो आंसर ही नहीं दिया हुआ है। ओके, चलिए, इसका आंसर नहीं दिया हुआ, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। इसका आंसर है, ठीक है, चलिए इसको देख लिया जाएगा। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है एक रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज हुआ है, रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। क्या नाम है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ओके, आई एम वेरी सॉरी कि इसका आंसर नहीं है दिया हुआ। ठीक है, तो आप लोग काम करेंगे, ऐप पर जो है इसका हम 2 मिनट का एक वीडियो हम डाल देंगे अलग से। आप ऐप पर जाना, ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको सारा वीडियो मिल, ठीक है। ओके, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है और इस रिपोर्ट के को कितनी बार? तो पहली बार तो यह है कि इस रिपोर्ट को साल में 2 बार रिलीज किया जाता है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और शायद इसको IMF रिलीज नहीं करता है। ठीक है, IMF रिलीज देख लेते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है इसको रिलीज किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। कौन रिलीज करता है इसको? वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, तो रिलीज बाई वर्ल्ड बैंक। और IMF रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में 2015 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। ठीक है, तो आपको हर एक सॉल्यूशन केयरफुली पढ़ना है। यू विल गेट द PDF ऑन ऐप। ओके, तो केयरफुली पढ़िएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर भी क्वेश्चन छिपा होता है, और UPSC कई बार क्या करता है कि सॉल्यूशन का जो लाइन होता है वहाँ से क्वेश्चन को फ्रेम करता है। इसलिए सॉल्यूशन को केयरफुली पढ़ना चाहिए, और सिर्फ PDF से काम नहीं चलेगा। PDF तो एक सोर्स है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसका प्रॉपर्ली आप नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स मेकिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल। वैसे एट द एंड ऑफ द टेस्ट सीरीज, जब टेस्ट सीरीज एंड हो जाएगा, तो मैं हर एक टेस्ट का आपको 1 पेज का रिवीजन नोट्स दूंगा। यानी टोटल 30 टेस्ट है, उसमें 24 टेस्ट आपका प्रीलिम्स का है, ठीक है, और 6 टेस्ट CSET का है, GS का है। तो जो 24 टेस्ट है उसका आपको 30 पेज का रिवीजन नोट्स मिलेगा। ओके, यू विल गेट द रिवीजन नोट्स ऑन आवर ऐप। चलिए, तो IMF रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को, तो यानी पहला ऑप्शन क्या हुआ, इनकरेक्ट हो गया। और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है इसको साल में 2 बार रिलीज किया जाता है, रिलीज ट्वाइस इन अ ईयर। तो द फर्स्ट वन इज इन जून एंड द सेकंड वाज इन जनवरी। ओके, इट इज नॉट रिलीज वंस अ ईयर।
तो दैट्स वाई इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका होगा आंसर नंबर डी। तो डी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखिए, यहाँ पर देखो शेड्यूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ यू एनालाइज द पैटर्न ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स। ओके, तो आप देखना कि शेड्यूल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर एक साल के बाद क्वेश्चन रिपीट होता है इसमें, या तो हर एक साल क्वेश्चन पूछेगा या रेयरली बहुत मिनिमम गैप होता है, ठीक है। तो टेस्ट का यही फायदा होता है कि टेस्ट से आपको ये जानकारी मिलती है कि कौन कौन सा एरिया प्रोबेबल एरिया है जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। और क्योंकि देखो कोई भी जो ह्यूमन ब्रेन है उसका एक लिमिटेशन है, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन तो पूरी किताब को रट नहीं सकता, क्या आप लक्ष्मीकांत को पूरा याद कर सकते हो, नहीं याद कर सकते हो। और साथ साथ सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ने से काम नहीं चलता है, आपको क्या करना पड़ता है, करंट को उसमें एसिमुलेट करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। इसलिए जो है मतलब कि आप टेस्ट का एनालिसिस प्रॉपर्ली कीजिए, एनालिसिस को ध्यान से सुनिए और साथ साथ देखिए कि भाई टेस्ट में पर्टिकुलर क्वेश्चन ही बार बार क्यों आ रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो ये बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर रेज किया जाता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो शेड्यूल ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखना, हर एक से लगभग शेड्यूल से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। खैर, फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा टू द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटोरी, ये बिल्कुल राइट है, ठीक। जो चौथा शेड्यूल है ये एलोकेशन ऑफ सीट के बारे में बात करता है। सिक्स शेड्यूल है प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, ये गलत है, ठीक है। जो शेड्यूल्ड एरिया है इसके बारे में बात करता है कौन सा शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल। और जो सिक्स शेड्यूल है ये बात करता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन चार एरिया का जो शेड्यूल एरिया होता है इसके बारे में बात करता है सिक्स शेड्यूल। तो दूसरा क्या है, दूसरा ऑप्शन गलत ऑप्शन हो गया, तो टू इज रॉन्ग। अब देखो दो गलत है, कहाँ कहाँ पर टू है, हटा दो पहले उसको। यहाँ पर टू है ये गलत हो गया, यहाँ पर टू है ये गलत हो गया, ठीक है। टेंथ शेड्यूल प्रोविजन रिलेटिंग टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये बिल्कुल राइट है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, ठीक है, उसी के तहत इसको ऐड किया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ, आया राम गया राम। इसके तहत इस शेड्यूल को ऐड किया गया था, ये बिल्कुल राइट है। तो 1 और 3 राइट है। इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका होगा, देखिए 1 करेक्ट है, 2 जो है इनकरेक्ट है क्योंकि काउंसिल ओके, तो इट कंटेन्स असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। जो 10th शेड्यूल है बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है। इसको हाँ, इसका अमेंडमेंट कुछ अमेंडमेंट और सम अमेंडमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको याद करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसको ऐड किया गया था भाई 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1980, इसके द्वारा इसको ऐड किया गया था, ठीक है। यहाँ पर नोटा के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। नोटा आपको पता है, आप यदि किसी कैंडिडेट को चॉइस चूज नहीं करते तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप चॉइस कर सकते हैं कि मुझे वोटिंग किसी कैंडिडेट के फेवर में नहीं करना, उसको नोटा बोलते हैं, ओके, पता है आपको। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि वोट पोल्ड अगेंस्ट द नोटा ऑप्शन आर काउंटेड इन टोटल वैलिड वोट पोल्ड बाय कंटेस्टिंग कैंडिडेट फॉर द पर्पस ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट टू कैंडिडेट। मतलब कह रहा है कि यदि कैंडिडेट को जो लीगल वोट मिल रहा है, एक्चुअल वोट मिल रहा है, ठीक है, तो उसमें नोटा को भी एडजस्ट किया जाता है ताकि जो सिक्योरिटी वो जमा किया है वो उसको वापस हो जाए या उसको लेकर जो भी कंसर्न है उस कंसर्न को एड्रेस किया जा सके। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ठीक है। नोटा वोट जो है क्वालिफाइड वोट में काउंट नहीं होता। अब देखो इलेक्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो इलेक्शन टॉपिक है, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन कमिश्नर हो गया। So if you will analyze the question of UPSC prelims, UPSC mains, even BPSC prelims, BPSC mains, okay, तो आपको दिखेगा इलेक्शन से क्वेश्चन लगभग हर एक साल पूछता है, बराबर क्वेश्चन इससे आता है। तो कुछ टॉपिक सदाबहार टॉपिक होता है, एवरग्रीन टॉपिक होता है, जहाँ से क्वेश्चन प्राय पूछा जाता है। और देखो टॉपर कुछ स्पेशल नहीं होता, टॉपर में यही खास बात होती है कि टॉपर क्या करता है कि सिर्फ वो ट्रेंड को एनालाइज करता है और सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ता है, क्लियर है। और जो ड्रॉपर होता है हमारी तरह जो पढ़ा रहा है मजबूरी में, ठीक है, तो मेहनत वो भी करता है लेकिन उसके पास क्या होता है, अप्रोच उसका थोड़ा गलत होता है, ओके। तो इसलिए अप्रोच गलत होना बहुत ही मतलब कहीं ना कहीं आपको फेलियर की तरफ ले जाता है, ओके। इसलिए आपका अप्रोच काफ़ी शार्प और स्ट्रैटेजिक होना चाहिए। एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या है, व्हेन आई हैव जॉइन द क्लास इन दिल्ली, टीचर ने पहले क्लास में यही बात बोला था कि पहले तुम ये डिमार्केट करो कि तुम्हें क्या नहीं पढ़ना है, पढ़ने के बारे में बाद में सोचता, ठीक है। यहाँ उल्टा होता है, हम लोग क्या करते हैं, बस पढ़ते रहते हैं, ओके। तो ये गलत अप्रोच है, समझ गए।
तो क्या है पॉलिटी के अंदर इलेक्शन जो है, जैसे कि आपका क्या था, शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो ऐसे इलेक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब आप इंपॉर्टेंट एरिया को डिमार्केट कर लोगे तो उसका फायदा ये होगा कि यदि मान लीजिए पॉलिटी में 20 क्वेश्चन आ रहा है, तो 20 में 10-12 क्वेश्चन ऐसा है जिसके बारे में सर्टेनिटी है, आप जानते ही जानते हो। तो यहाँ पर आपको एज मिल गया ना, और यही एज डिसाइड करता है कि आप सफल होते हो या असफल होते हो। क्लियर है? तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है, टॉपिक को डिमार्केट करना है, कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन, ओके, फाइनेंस कमीशन, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो हम क्या करें, यूपीएससी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यूपीएससी एक संवैधानिक बॉडी है, अभी हम लोग पढ़े थे उसके बारे में, बट उससे क्वेश्चन कम पूछा जाता है, रेयरली पूछा जाता है, बट फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन खूब पूछता है। समझ गए? तो आपको फाइनेंस कमीशन में मास्टरी आपको होना चाहिए। क्लियर है ना? तो इसलिए आपको टॉपिक को डिमार्केट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चलिए, खैर सेकंड ऑप्शन क्या है, even if the nota vote are more than number of vote polled by any of the candidate who secured the largest number of vote has to be declared elected। ये तो राइट है, ठीक है। मतलब नोटा वोट भले ही ज़्यादा हो, कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, ओके, और वहाँ पर 100 वोट है, और जो नोटा है वो वोट पड़ गया 60, और 3 कैंडिडेट वहाँ पर है, तो एक कैंडिडेट को 20 वोट मिला, दूसरे वाले को 15 मिला, और तीसरे वाले को 15 मिला। देखो 50 हो रहा है जी, ये ज़्यादा हो जा रहा है। चलो 10 और 10 कर दो, एक को 10 मिला और दूसरे को 10 मिला, 40 हो गया। तो देखो सबसे ज़्यादा वोट कौन सिक्योर किया है, कैंडिडेट ए सिक्योर किया है। यदि इसको हम ए नाम दे दें, इसको हम नाम बी दे दें, और इसको हम सी नाम दे दें, तो ए के पास सबसे ज़्यादा वोट है। लेकिन सबसे ज़्यादा वोट कहाँ पे, नोटा के फेवर में गया है, नोटा के फेवर में गया है। इस वोट से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं मानता है, ठीक है। क्लियर है? यानी क्या होगा कि जो तो विक्ट्री मिलेगा उसके पास 20 सीट ही, मतलब 20% ही वोट होना चाहिए। तो ये बिल्कुल राइट है कि जिसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट होगा उसको डिक्लेयर किया जाएगा वो इलेक्टेड है। तो 2 क्या होगा, 2 राइट होगा, 1 क्या होगा, गलत है, ठीक है। पढ़ लेते हैं क्या इसका दिया है एक्सप्लेनेशन। तो देखो स्टेटमेंट 1 क्या है, इनकरेक्ट द वोट कास्ट फॉर नोटा, मतलब कि नन ऑफ द अबव आर नॉट काउंटेड एज वैलिड वोट फॉर एनी कैंडिडेट। ये वैलिड वोट में काउंटर नहीं होता है, तो नोटा वोट आर नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल ऑफ वैलिड वोट, ठीक है। फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बी रिटर्न ओनली वोट सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट आर काउंटेड। तो नोटा वोट को एक्सक्लूड हम करते हैं, नोटा वोट को हम काउंट नहीं करते, ओके। यदि नोटा वोट एक्सीड कर जाता है, ज़्यादा हो जाता है इन विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय एनी कैंडिडेट, द कैंडिडेट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ वैलिड वोट एक्सक्लूडिंग नोटा, उसको डिक्लेयर किया जाएगा इलेक्टेड। अभी आपको मैंने एग्जांपल बताया। तो इलेक्शन कमीशन का ये कोटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो कोटेशन है इसको आप यूज कर सकते हो मेंस आंसर राइटिंग के अंदर, इवन मेंस के लिए भी इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं, मान लो नोटा पे क्वेश्चन आ गया, नोटा पे कई बार क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी के मेंस में, तो वहाँ पर आप कोट कर सकते हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो क्लैरिफाई करता है कि नोटा हैज ओनली सिंबॉलिक वैल्यू। यदि मान लो हमें क्रिटिसाइज करना है कि नोटा तो हमारे यहाँ आ गया लेकिन नोटा इफेक्टिव क्यों नहीं हो पा रहा है, तो अब क्रिटिसिज्म इस पॉइंट को आप लिख सकते हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है क्या कि नोटा जो है सिर्फ उसका सिंबॉलिक वैल्यू है, इट डज नॉट लीड टू री इलेक्शन और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एनी कैंडिडेट, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या, which of the following have been explicitly mentioned in constitution as a ground for disqualification for being elected as member of parliament। देखो डिस्क्वालिफिकेशन का 2 ग्राउंड होता है, क्लियर है, 3 ग्राउंड होता है। जो मेंबर डिस्क्वालीफाई होता है उसका 3 ग्राउंड होता है। तो जो पहला ग्राउंड है वो मेंशन है संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है संविधान, ये पहला ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन। सम ग्राउंड्स आर मेंशन्ड इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, आपके पॉलिटी वाले बुक में लिखा होगा, लक्ष्मीकांत सर वाली बुक में। सेकंड जो ग्राउंड है वो है आरपीए, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। आरपीए आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है पेपर 2 में। तो आरपीए के अंदर बहुत सारा क्लाउज लिखा हुआ है, सेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आधार होता है डिस्क्वालिफिकेशन का। और तीसरा होता है डिफेक्शन, वे आप पढ़ रहे थे ना 10th शेड्यूल के बारे में, तो डिफेक्शन लॉ, ये भी ग्राउंड होता है किसका, डिस्क्वालिफिकेशन का। क्लियर है? तो अब पढ़िए, अब क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करने का जो ग्राउंड है वो क्या है, ठीक है, जो लिखा हुआ है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो लिखा है कि होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। यदि वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है केंद्र सरकार के तहत या राज्य सरकार के तहत, तो क्या होगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब लोन ले लिया है, वापस अपने को दिवालिया घोषित कर लिया, ठीक है, तो क्या वो डिस्क्वालीफाई होगा। पनिश्ड फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम लाइक अनटचेबिलिटी, डॉरी एंड सती।
तो देखो तीसरा तो पक्का गलत है जहां तक मुझे आइडिया है, ठीक है, कि 3 पक्का गलत है, ठीक है। 3 जो है वो आपको आता है आरपीए के अंदर, किसमें आता है, आरपीए के अंदर, 3 संविधान के अंदर नहीं लिखा हुआ है। तो इवन आई डोंट नो ऑप्शन 1 एंड 2, आई नो अबाउट ऑप्शन 3। क्लियर है, मुझे पता है कि 3 पक्का गलत है, वैसे मुझे ये भी पता है कि ये दोनों भी गलत है क्योंकि मैंने काफी समय तैयारी किया, बट मान लो, ठीक है। तो यही होता है टॉपर्स स्ट्रेटजी, होता है कि टॉपर्स क्या करता है कि ज्यादा पढ़ने की जरूरत, आपको एलिमिनेशन बार बार लगाना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन। अब जब 3 पक्का गलत है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑप्शन पक्का गलत होगा, ये सर्टेनली गलत है, ये भी सर्टेनली गलत है, ओनली बी इज राइट। बी क्या है आपका राइट आंसर है। नाउ सी द सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर इज 1 एंड 2। देखो, द ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 191, ओके। तो आर्टिकल 102 क्लॉज 1A ये कहता है क्या कि एमपी जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट कुछ कानून बना सकता है और कानून के तहत बोलेगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर ऑफिस है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, ठीक है। सेकंड है आर्टिकल 1021C, ये डिस्क्वालीफाई करता है एनी पर्सन हु इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी ये लिखा हुआ है संविधान के अंदर, ठीक है। यानी 1-2 लिखा हुआ है लेकिन तीसरा ग्राउंड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ है ना, देखिए आरपीए 1951, और ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, लक्ष्मीकांत में जो पार्लियामेंट चैप्टर है उसमें देखिएगा, वहां पे लिखा हुआ है कि डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड क्या क्या होता है। तो डिस्क्वालिफिकेशन हैपेंस ओनली थ्रू आरपीए 1951 आफ्टर कन्विक्शन फॉर सच ऑफेंसेज, ठीक है। आप कन्विक्ट होंगे तभी। चलिए, नौवा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वेश्चन किसके बारे में है, स्पीकर कहाँ का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा। स्पीकर वंस इलेक्टेड रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी मेंबरशिप, ये इंडिया में व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था यूके के अंदर है। कहाँ पे है, यूके के अंदर। यूके के अंदर व्यवस्था क्या है कि यदि आपको इलेक्शन स्पीकर का कंटेस्ट करना है तो पहले आपको पार्टी से रिजाइन करना पड़ेगा। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में क्या है कि भले आप स्पीकर हैं बट अब पार्टी का मेंबरशिप से आपको रिजाइन करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो 1 गलत है। अब देखो 1 कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1 लिखा है ए और डी के अंदर। इससे क्या होता है ना कि तुम्हारा जो है पेपर थोड़ा फास्टली सॉल्व होगा एलिमिनेशन मेथड से। बहुत लोग कहते हैं ना कि एलिमिनेशन को हटा दिया, बहुत लोग र्यूमर भी उड़ाते हैं, ठीक है ना, कि अब 1 पेयर 2 पेयर कर दिया। 1 पेयर 2 पेयर में तुम एलिमिनेशन लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि वहाँ पर एलिमिनेशन नहीं लगता है, ठीक है। चीज़ों को आपका डीप में आइडिया होना चाहिए, डीप में आइडिया है तो एलिमिनेशन वहाँ भी काम करता है, ओके। चलिए, तो ए और डी क्या हुआ, गलत हो गया। He can be removed by resolution passed by majority of all the then member of the assembly, ये राइट है, ठीक है। एंड ही रिजाइन बाई राइटिंग टू डेप्यूटी स्पीकर, ये भी राइट है। तो 2 और 3 राइट है। हम पढ़ लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है इसको रिजाइन नहीं करना पड़ता है अपने पार्टी से आफ्टर इलेक्शन। स्पीकर जो उसको रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से बाय रिजोल्यूशन, एक रिजोल्यूशन के तहत, जिस रिजोल्यूशन को अप्रूव करना पड़ेगा बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ द असेंबली, मतलब असेंबली के अंदर जो मेंबर प्रेजेंट है उसका मेजोरिटी। क्लियर है। और इसमें क्या है कि स्पीकर को पहले 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा रिजोल्यूशन को लाने से पहले, ओके। और स्पीकर में रिजाइन फ्रॉम ऑफिस बाय राइटिंग टू डेप्यूटी स्पीकर, ये भी राइट है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 2 and 3, तो बी इज राइट आंसर, ओके। ये कोर्स के बारे में है, हमारा जो ऐप है उस पर साइंस एंड टेक का कोर्स लॉन्च हुआ है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू मे ज्वाइन ऑनलाइन कोर्स, एंड इवन इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर ऑफलाइन कोर्स, तो ये हमारा सेंटर जो है दरभंगा में बेस्ड है, और वहाँ भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इट्स अबाउट साइंस एंड टेक कोर्स। हु अमंग द फॉलोइंग कैन एंजॉय प्रिविलेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर का प्रिविलेज कौन एंजॉय करता है, ठीक है। तो पहला है गवर्नर, गवर्नर नहीं करता है क्योंकि गवर्नर जो है वो लेजिस्लेटिव का मेंबर नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है, पार्ट होता है लेकिन मेंबर नहीं होता, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट ये करता है, स्टेट मिनिस्टर ये भी करता है, तो 2 और 3 राइट होगा, बट 1 राइट नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन होगा सी। तो हम देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है। तो आर्टिकल 194 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखो ये तो याद रखना है क्योंकि जब मेंस आप लिखोगे तो मेंस में क्या होगा यही सब आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 194 ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये डील करता है पावर, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड इट्स मेंबर, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर का जो स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है उसका जो मेंबर होता है, ओके, उसको जो भी इम्यूनिटी मिलता है, पावर मिलता है, प्रिविलेज मिलता है, इसको मेनली हम डील करते हैं किससे, आर्टिकल
1994 से। ये है स्टेट के बारे में, सेंट्रल के पार्लियामेंट के बारे में नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, स्टेटमेंट वन जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि गवर्नर इज नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, वो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होता है, ठीक है। तो इन कारणों से उसके पास लेजिस्लेटिव प्रिविलेज नहीं होता है। हाँ, ये अलग बात है कि गवर्नर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट होता है यूनियन लेवल पे। जैसे क्वेश्चन यूपीएससी में बराबर पूछता है कि व्हाट इज पार्लियामेंट, और ये लोग गलती करके आते हैं, मैं भी गलती करके आया था 2013 में, मैंने जब एग्जाम दिया था तो मैंने भी गलती की था। तो पार्लियामेंट का मतलब लोग समझते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा होता है, जबकि अनटिल अनलेस प्रेसिडेंट विल नॉट गिव हिज असेंट टू द बिल, तो क्या बिल एक्ट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। जो कानूनी प्रक्रिया है उसका इंटीग्रल पार्ट क्या है? प्रेसिडेंट है। तो पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस द प्रेसिडेंट, ये बराबर पूछता है यूपीएससी में। ऐसे ही जो स्टेट लेजिस्लेचर है, इसका मतलब क्या होता है? तो राज्यसभा के इक्विवेलेंट हो गया स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये कुछ स्टेट के अंदर होता है, कुछ में नहीं होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस द प्रेसिडेंट का एनालॉगस कौन है? गवर्नर। यानी कि गवर्नर लेजिस्लेटिव सिस्टम का पार्ट है, लेकिन लेजिस्लेटिव का मेंबर वो, आ रहा समझ में? तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है, ना कि लेजिस्लेटिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 177 ये कहता है कि जो एडवोकेट जनरल होता है इसके पास राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउसेज, ठीक है। यानी कि ये बोल सकता है, इसको प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट है, लेकिन ये वोटिंग नहीं करेगा, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा है एग्जाम के अंदर। तो ही एंजॉय द प्रिविलेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर वाइल पार्टिसिपेटिंग इन प्रोसीडिंग, जब वो प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करेगा तभी वो प्रिविलेज को एंजॉय करेगा। मिनिस्टर जो है फ्रॉम वट एवर हाउस से बिलोंग, मतलब कि वो अपर हाउस से बिलोंग करता हो या लोअर हाउस से बिलोंग करता हो, वो दोनों हाउस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो स्टेट मिनिस्टर जो होता है हैव राइट टू अटेंड एंड पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउस, आर्टिकल 177। तो दे टू एंजॉय द सेम प्रिविलेज एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर व्हेन पार्टिसिपेट, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी कई बार पूछा है एग्जाम के अंदर। ओके, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या क्या है, क्या क्या जुरिस्डिक्शन है। ओके, चलिए। तो सुप्रीम कोर्ट हैज डिस्क्रिशन टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम अ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ एनी नॉन मिलिट्री इंडियन कोर्ट और ट्रिब्यूनल। ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। सिर्फ जो मिलिट्री कोर्ट होता है उसके लिए स्पेशल लीव वो नहीं ले सकता। मार्शल लॉ होता है, मार्शल लॉ, ठीक है, उसके लिए स्पेशल लीव वो नहीं ले सकता है। तो वन बिल्कुल राइट है। बट इसी क्वेश्चन में यदि नन की जगह आता मिलिट्री इंडियन कोर्ट, तो ये ऑप्शन क्या होता है? गलत हो जाता है। यानी कि और एनी कोर्ट और नॉन मिलिट्री इंडियन कोर्ट वो क्या कर सकता है? स्पेशल लीव ले सकता है टू इंटरटेन दैट केस। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो वन क्या है? राइट है। तो वन इज राइट। अब देखो वन कहाँ कहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है, काट दो इसको। सुप्रीम कोर्ट में रिफ्यूज टू टेंडर इट्स एडवाइस टू ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। टेंडर मतलब प्रोवाइड करना होता है, टेंडर मतलब एडवाइस को देना। और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एज रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट, यानी कि जब प्रेसिडेंट जो है किसी कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पब्लिक इंपॉर्टेंस से संबंधित है, ओके, उसके बारे में यदि वो जानकारी चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट वो एडवाइस प्रोवाइड कर भी सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंट को, और वो चाहे तो उसको रिफ्यूज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी दिल्ली के अंदर क्या है? दिल्ली के अंदर आपको पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है ना, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो मान लीजिए प्रेसिडेंट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ लीगल एडवाइस मांगा पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि सुप्रीम कोर्ट में गिव हिज एडवाइस और नॉट गिव हिज एडवाइस। ये भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, तो ये भी राइट है। तो 1-2 राइट है, ठीक है। 1-2 राइट है, तो देखिए ये भी गलत हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स प्रीवियस डिसीजन एंड कैन डिपार्ट फ्रॉम इट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और कम्युनिटी वेलफेयर। ये बिल्कुल राइट है। जनरली क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है या जजमेंट होता है, ओके, वो रेफरेंस होता है लोअर कोर्ट के लिए। क्लियर है? इवन सुप्रीम कोर्ट के लिए भी होता है कई बार कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, प्रीवियस जजमेंट का रेफरेंस देता है कि पर्टिकुलर जजमेंट में ऐसा बोला गया था, इसीलिए ये पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं वो वैलिडेट है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवियसली जो बोला था उस बात को बोला है कि तो वो जो है मतलब सर्व सत्य, वो सैंक्रोसैंक्ट नहीं है। सैंक्रोसैंक्ट का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको डिनाई भी कर सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रीवियस चीज़ों को रेफरेंस मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, या प्रीवियस डिसीजन को रेफरेंस के तौर पे यूज वो नहीं भी कर सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल राइट है ये। तो इसका मतलब इसका तीनों राइट होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए डी, ठीक है। तो आंसर डी है, देख।
तो अंडर आर्टिकल 126 सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है टू ग्रांट ए स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, एनी डिग्री मतलब ऑर्डर होता है, ओके, ऑफ एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन इंडिया एक्सेप्ट दोज रिलेटिंग टू आर्म फोर्स, ओके। तो यहाँ पर नहीं इंटरटेन करेगा। आर्टिकल 143 क्लाउज 1 ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास यदि क्वेश्चन रेफर किया जाता है रिलेटेड टू लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस बाय द प्रेसिडेंट, ओके, तो प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट का सुप्रीम कोर्ट का के पास एडवाइजरी पावर है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट में रिफ्यूज टू गिव सच एडवाइस, इट इज डिस्क्रिशनरी नॉट मैंडेटरी। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंडेटरी नहीं एडवाइस प्रोवाइड करना। और सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स ओन प्रीवियस डिसीजन एंड कैन डिपार्ट फ्रॉम देम if it believes that it is essential in the interest of justice or public welfare, okay। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लेड डाउन इन पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और जो पार्ट 3 है वो क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो एक पर्टिकुलर जजमेंट है, वहां पे ये बोला गया था कि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए आप अंडरमाइन कर सकते हैं फंडामेंटल राइट को। जनरली क्या होता है कि फंडामेंटल राइट जो होता है वो जस्टिसेबल राइट होता है। कैसा राइट होता है, जस्टिसेबल राइट होता है। तो जस्टिसेबल राइट का मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल राइट को, ठीक है, इंप्लीमेंट करना ही करना है सरकार को, सरकार इसे डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन जो डीपीएसपी होता है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये होता है नॉन जस्टिसेबल। तो नॉन जस्टिसेबल का मतलब ये होता है कि जो डीपीएसपी है, ठीक है, डीपीएसपी यदि सरकार इसको इंप्लीमेंट नहीं करती है तो कोर्ट सरकार को फोर्स नहीं कर सकता है, ओके, टू इम्प्लीमेंट प्रोविजन ऑफ डीपीएसपी। तो बताओ ज्यादा पावरफुल क्या है, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो है वो डोमिनेंट है और डीपीएसपी क्या है, डोमिनेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर बोला गया था कि आर्टिकल 39 बी और सी जो डीपीएसपी का आर्टिकल है, ओके, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए यू में वायलेट सर्टेन फंडामेंटल राइट। तो इस केस में क्या हुआ कि डीपीएसपी का पावर ज्यादा हो गया रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट। कौन सा आर्टिकल के लिए, तो आर्टिकल 39 और 39 बी और 39 बी, ठीक है, बी और सी। अब पढ़िए प्रश्न क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है दैट इज लेड डाउन इन पार्ट 4, ये पार्ट 4 के अंदर आता है। ऑन द अदर हैंड दे हैव टू बी कन्फर्म टू, ये लाइन पढ़ लीजिएगा, मतलब उसका वही है, ठीक है। ये कौन से केस के अंदर बोला गया था कि भाई क्या कहते हैं, डीपीएसपी के पर्टिकुलर प्रोविजन को इंप्लीमेंट करने के लिए आप फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकते हैं, ऐसा किस केस के अंदर बोला गया था, ठीक है। इसका हम सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। कौन सा केस था, ये था चंपकम दोराई राजन था, पढ़ लेते हैं। देखिए, the statement in the question directly refers to Supreme Court judgment on State of Madras versus चंपकम दोराई राजन 1951 केस। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, ठीक है, कि फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 के अंदर आता है और जो डीपीएसपी उसको एग्जामिन किया था, ठीक है, एग्जामिन किया गया। गोलकनाथ केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड इवन बाय द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट भी फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है। जैसे हमने जब टेस्ट 1 डिस्कस किया था वहाँ हमने आर्टिकल 368 से संबंधित बहुत सारे प्रोविजन को डिस्कस किया, आप उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और जो केशवनंदा भारती केस है वहाँ पर बोला गया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट बट नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक राइट, ये बोला था। और जो मिनरेवा मिल्स केस है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी जो है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक दूसरे के पूरक है, कंपोनेंट है, एंड दे आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। देखो कोर्ट का जजमेंट याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप मेंस का आंसर राइटिंग करते हो तो वहाँ पे ये सब जजमेंट आपको लिखना है पॉलिटी के अंदर। इफ यू विल नॉट राइट द जजमेंट, ओके, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर इनकम्प्लीट होगा एंड यू विल नेवर फेच गुड मार्क्स, ओके। इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है चंपकप दोराई राजन केस 1951। यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में दिया हुआ, अब देखो यहाँ पर भी क्लू लगाना है, ठीक है। अब लक्ष्मीकांत की बुक जब देखोगे लास्ट में, तो लास्ट में क्या है ना कि इंडेक्स में 5-6 पन्ने का 5 to 6 पेज है, वहाँ पर शेड्यूल वो दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, वहाँ पे दिया हुआ है कि सेंट्रल लिस्ट के अंदर कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, और जो करेंट लिस्ट है वहाँ पर किस तरह के सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है। अब हम लोग भी ये बेवकूफ़ी करते थे, ये बेवकूफ़ी आप भी कर रहे होगे, तो ऐसा बेवकूफ़ी कभी मत करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट को याद करते हैं कि सेंट्रल लिस्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है, स्टेट में कौन सा है, करेंट में कौन सा। इतना यदि आप याद करोगे ना तो पहली बात तो इस तरह क्वेश्चन बहुत कम आता है।
मतलब ऐसा नहीं क्वेश्चन आता नहीं, क्वेश्चन आता है लेकिन कम क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यदि इस तरह क्वेश्चन ये 2 नंबर का छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम की जो स्टैटिस्टिक्स के बारे में मैंने ब्रीफली बात किया है। एक मैंने वीडियो बनाया है साइंस एंड टेक का, वीडियो को जाकर देखिएगा, वहाँ मैंने ब्रीफली बताया कि कैसे स्ट्रैटेजी बनाना है एग्जाम प्रीलिम्स को पास करने की, ठीक है। तो अब क्या है कि यदि आप पूरा फैक्ट को रट रहे हो तो उसमें जनरली क्या है, कहीं ना कहीं आप फैक्ट को रट भी लोगे 5-6 पन्ने का फैक्ट, तो आप उस फैक्ट को कहीं ना कहीं भूल जाओगे, ठीक है, वो आपको याद नहीं रहेगा, ये फैक्ट है, ओके। या यदि वो याद रहा तो उस चक्कर में आप क्या कर रहे हो कि 10-12 क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। अब सफलता जो है वो इस पर डिपेंड नहीं करता ना कि आपको नॉलेज कितना ज़्यादा है, सफलता इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा क्वेश्चन को करेक्ट करके आए हो, क्लियर है। तो इस पर आपकी सुटेबल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब इस तरह का जो क्वेश्चन हो इसमें आपको बस दिमाग ये लगाना है कि जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सेंटर के पास होता है। तो नॉर्मली जो फाइनेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ये ज़्यादातर कहाँ पे रहता है, ज़्यादातर सेंटर के पास रहता है। जो मैटर ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस है वो जनरली स्टेट के पास रहता है। तो ये लॉजिक लगाओगे तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पहला दिया हुआ है बैंकिंग, तो बैंकिंग दिया है कनकरेंट लिस्ट में, बैंकिंग क्या है, फाइनेंस है, इंपॉर्टेंट मैटर है, ठीक है। ये कहाँ पे आएगा, ये सेंट्रल लिस्ट के अंदर आएगा, तो पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। देखो 1 पेयर 2 पेयर आजकल पूछता है, तो पहला गलत है। एग्रीकल्चर स्टेट के अंदर आता है, ये राइट है। और एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो होता है वो आता है आपको कनकरेंट लिस्ट के अंदर। तुम बोलोगे सर आप जैसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग हमको कैसे समझ में आया कनकरेंट लिस्ट के अंदर, पहली बात तो ये कि इस तरह क्वेश्चन वो तभी पूछेगा, ठीक है, जब वो करंट में न्यूज में चल रहा है, ठीक है। जैसे जब आपको किसान आंदोलन चल रहा था, फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उस समय क्या था कि बहुत सारे टेस्ट सीरीज में इस क्वेश्चन को दिया गया था कि सरकार ने जो कानून बनाया है एग्रीकल्चर के ऊपर, तो ये तो स्टेट का अथॉरिटी है, ठीक है, एग्रीकल्चर पे लॉ बनाने का। तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस पर लॉ कैसे बना दिया, तो केंद्र सरकार ने जो लॉ बनाया, ठीक है, दैट लॉ वाज मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो ये कहीं ना कहीं हिंदू में कवर रहता है, समझ रहे मेरी बात को। तो जब आप पेपर को पढ़ते हो, न्यूज़पेपर को पढ़ते हो, तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये कंकरेंट लिस्ट में मतलब सरकार ने यहाँ पर लॉ को बनाया है। ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़्यादा है, ठीक है। वो डेवलप कैसे होगा, जब आप बहुत ज़्यादा स्टडी करोगे, क्वेश्चन को बार बार देखोगे, ठीक है। तो इस सबको रटना बिल्कुल नहीं है कि लक्ष्मीकांत के लास्ट में 5-6 चैप्टर दिया है तो उसका प्रिंट आउट निकाल लिए, अब बैठ के उसको रटे जा रहे, वो आपको याद होगा भी नहीं, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, ट्रेड यूनियन ये यूनियन के अंदर आता है, तो ये राइट है। तो इसका आंसर होगा ओनली टू पेयर राइट इज राइट आंसर। फिर एक बार देख लेते इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो बैंकिंग यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, एंट्री नंबर 45 याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, लोग एंट्री भी याद कर लेता है, ठीक है जी। तो अब कुछ कुछ एंट्री है तो वो न्यूज में होता है बराबर, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। एग्रीकल्चर ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है और ये एंट्री नंबर 14 है, ठीक है। और एग्रीकल्चर मार्केटिंग ये किस में आता है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। तो ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि उससे फॉरेन प्रोटेस्ट चल रहा था तो मैं हिंदू पढ़ रहा था, ठीक है। ट्रेड यूनियन इंडस्ट्री, इसके अलावा लेबर डिस्प्यूट ये आपको आता है यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्री 55, और कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है एंट्री नंबर 22, ठीक है 22। बट द सब्जेक्ट ट्रेड यूनियंस, ध्यान दीजिएगा, इट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन द यूनियन लिस्ट। किसके अंदर आता है, यूनियन लिस्ट के अंदर आता है ट्रेड यूनियन, ठीक है। It's about physics optional course that is 1 year course and the course has been started on 10th of November। ये कोर्स का टाइम है, क्लास चलती है 10:30 से 12:30 ऑन ऐप और ऑफलाइन मोड बोथ, ठीक है। तो आप इस कोर्स के डिटेल जानकारी ले सकते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर, ऋषभ IAS अकेडमी यूनिट ऑफ सावित्री एडू हब, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन। चलिए, which of the following judgment Supreme Court held that the harmony and balance between fundamental right and directive principle of state policy is a part of basic structure। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा, पिछले वाले से पूछा। आपने डिस्कस किया ना कि फंडामेंटल राइट और DPSP क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कौन से केस में हमने बात किया था, कौन सा, मिनर्वा मिल्स था। चलिए देख लीजिए। तो मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ओके, ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा गड़बड़ है, मतलब कि उसने पीछे लिखा था, मैंने करवाया था ना कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है कि दोनों में हार्मनी होना चाहिए, तो मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मिनर्वा मिल्स केस। सॉल्यूशन आप पढ़ लीजिएगा। ये सारा केस हमने डिस्कस किया हुआ है, कियोतो होलोहान, इंदिरा सहाय केस, भीम सिंह जी केस, ये जो टेस्ट 1 है उसका डिस्कशन आप देख लीजिएगा, वो हमने डिस्कस किया। इसमें से कौन है जिसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है।
तो चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, देख लेते इसका क्या क्या एक्सप्लेनेशन है, शायद ए होना चाहिए। यस, आर्टिकल 280 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंस कमीशन यूपीएससी का फेवरेट एरिया है, मेंस में भी पूछता है और पीटी में भी पूछता है। ओके, यूपीएससी लविंग टॉपिक है आर्टिकल 280। तो आर्टिकल 280 के तहत जो है चेयरमैन और जो मेंबर होते हैं फाइनेंस कमीशन के, इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, ये बिल्कुल राइट है, पहला ऑप्शन। आर्टिकल 324 क्लॉज 2 जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए। तो चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन जो है दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। मतलब अभी तक तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है, बट उस लॉ मतलब पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट इसके बारे में लॉ बना सकता है, लॉ को अमेंड कर सकता है, ये एक्सक्लूसिव अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास। गुड, तो बताइए जरा। और थर्ड क्या है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आर्टिकल 76 है, इट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट, तो ये तो राइट है। बट जो सॉलिसिटर जनरल होता है इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, संवैधानिक पोस्ट नहीं है, और इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा है एग्जाम के अंदर, कई बार पूछा है। तो पढ़िए ऑप्शन को। तो पहला क्या है कि चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, ये बिल्कुल राइट है। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये बिल्कुल राइट है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये भी बिल्कुल राइट है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हुआ, गलत हो गया, तो 3 गलत है, दैट्स वाई ए इज राइट ऑप्शन। यहाँ पर स्टेटमेंट है रिगार्डिंग लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, तो ऑफिस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, मतलब ये संवैधानिक ऑफिस है। लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 सीट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस इज रिकॉग्नाइज्ड एज लीडर ऑफ अपोजिशन इन दैट हाउस, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के तहत जो है, ठीक है, ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है। ओके, कि जिस पार्टी के पास 1/10 स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन कहलाएगा। लीडर ऑफ अपोजिशन इज इंटाइटल्ड टू सैलरी अलाउंसेस एंड अदर फैसिलिटीज दैट इज इक्विवेलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर, ये बिल्कुल राइट है कि कैबिनेट मिनिस्टर को जो सैलरी मिलती है, अलाउंसेस मिलता है, प्रिविलेज मिलता है, सेम काइंड ऑफ फैसिलिटी को एंटरटेन करता है लीडर ऑफ अपोजिशन। तो 2 3 तो राइट है। ठीक है, 1 को लेकर थोड़ा डाउट है, देख लेते हैं। तो 1 इनकरेक्ट है ना। ऑफिस ये स्टैट्यूटरी पोजीशन है, कैसा पोजीशन है, स्टैट्यूटरी मतलब वैधानिक, मतलब एक कानून के तहत इसको बनाया गया। ठीक है, कौन सा कानून है, कानून का नाम है सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977, एक्ट के तहत इसको बना। अब इसको एक्ट याद करना पड़ता है, क्योंकि जब मेंस आप लिखोगे तो ये सब मेंशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तभी आपका आंसर इनरिच होगा। ठीक है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हुआ, पहला ऑप्शन गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन गलत है। ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के द्वारा, ये कन्वेंशन है पार्लियामेंट्री की भाई 1/10 होना चाहिए, तो यानी 2 3 क्या होगा, राइट होगा। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। ठीक है, आई विल गेट द पीडी, तो रीड द एक्सप्लेनेशन। हाँ, ये ध्यान में रखना है, जैसे कि 16th लोकसभा के अंदर वहाँ पे क्या था, किसी पार्टी के पास 1/10 स्ट्रेंथ नहीं था। 17th लोकसभा किसी पार्टी के पास स्ट्रेंथ नहीं था, तो इन दोनों में क्या था, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। ठीक है, आपको ये भी देखना है कि कौन कौन से लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, क्योंकि ये भी फेवरेट टॉपिक होता है यूपीएससी का, पार्लियामेंट जो होता है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ सीक्वेंस। ठीक है, अच्छा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। इमरजेंसी 3 तरह का होता है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। ओके, तो अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछा भी था फाइनेंशियल इमरजेंसी से, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, आप लास्ट ईयर या 1 2 साल पहले पूछा। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विथ रिगार्ड टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट राइट है। तो पहला दिया हुआ है कि सेंटर एक्वायर फुल कंट्रोल ओवर द स्टेट इन फाइनेंशियल मैटर। ठीक है, प्रेसिडेंट में रिजर्व ऑल मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल फॉर कंसिडरेशन आफ्टर दे आर पास्ड बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर पास होगा तभी प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखेगा, ये बिल्कुल राइट है। प्रेसिडेंट में इशू डायरेक्शंस फॉर रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये भी राइट है। तो 2 3 तो पक्का राइट है। ठीक है, 2 3 पक्का राइट है और 1 भी शायद राइट है, देख लेते हैं। तीनों राइट है। ठीक है, तीनों राइट है। तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 360 के अंदर आता है। कौन से आर्टिकल में आता है, 360। नेशनल किस में आता है, आर्टिकल 352 352,
और स्टेट इमरजेंसी किस में आता है? आर्टिकल 356, आर्टिकल 356, आर्टिकल 352, आर्टिकल 360, दिस थ्री आर रिलेटेड टू व्हाट? इमरजेंसी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट स्टेट टू रिड्यूस देयर एक्सपेंडिचर और रिवाइज देयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अरेंजमेंट। तो सेंटर क्या करता है? सेंटर का पूरा कंट्रोल होता है फाइनेंशियल मैटर के ऊपर। प्रेसिडेंट डायरेक्ट करता है कि ऑल मनी बिल और अदर जो फाइनेंशियल बिल है जो पास किया जाता है लेजिस्लेटिव के द्वारा उसको रिजर्व कर लिया जाए और कंसिडरेशन, तो ये भी राइट है। एंड प्रेसिडेंट में इशू डायरेक्शंस टू रिड्यूस द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ ऑल एंड अदर क्लास ऑफ, मतलब कोई भी जो यूनियन स्टेट के अंदर काम कर रहा है सबका सैलरी घटा दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी आया है? तो कभी नहीं आया, अभी तक कभी भी नहीं आया। 91 में वैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया के अंदर आया था, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात है इंडिया के लिए, हमारे यहाँ फाइनेंशियल रिजिलियंस है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पावर टू एडमिट अ न्यू स्टेट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया? ये पार्लियामेंट के पास पावर होता है। हमने इसके लिए अलग से वीडियो करवाया हुआ है, आप जब पॉलिटी वाले सेक्शन में जाएंगे तो एक पॉलिटी लेक्चर का प्ले लिस्ट होगा, ठीक है, एक कोर्स होगा, पॉलिटी लेक्चर का एक कोर्स वेयर होगा। कहाँ पर? यूट्यूब पर या हमारे ऐप पर, दोनों जगह पे है। वहाँ हमने एक सेक्शन है आर्टिकल 1 to 4, वहाँ ब्रीफली हमने करवाया है इस टॉपिक को, वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास से पावर होता है। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 2 के तहत जो है वो एडमिट कर सकता है, देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? क्या उसका फायदा होता है? ठीक है। तो पहला है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है समझिए जरा इस चीज। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है? सरकार का 3 अभिन्न अंग होता है। तो पहला अंग होता है लेजिस्लेटिव, जो लॉ बनाता है। सरकार का दूसरा अंग होता है एग्जीक्यूटिव, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। और तीसरा अंग है जुडिशरी, इससे हमें भी मतलब नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। क्लियर है? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव सरकार, वो आंसरेबल होता है टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, जो भी काम उसने किया, ठीक है। तो संसद में क्या उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आंसरेबल है। तो आंसरेबल का मतलब क्या हुआ? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये बिल्कुल राइट है। वाइड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव होते हैं वहाँ पे डिफरेंट स्टेट से मेंबर होते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी से मेंबर होते हैं, क्लियर है, डिफरेंट क्लास से मेंबर होते हैं, डिफरेंट जेंडर से मेंबर होते हैं, यानी ये भी राइट है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, ये बिल्कुल नहीं होता है। ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव होता है, लेजिस्लेटिव वही मेंबर बनता है एग्जीक्यूटिव का। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जैसे मान लीजिए ये हमारा देश भारत है और ये है यूके और ये है, ये हमारे बुक के अंदर लिखा हुआ है सिलेबस में कि हमें कंपैरिजन करना है इंडियन पोस्टल स्कीम को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। अब इंडिया के अंदर क्या होता है कि बिना मेंबर बने हुए, ठीक है, किसी हाउस का मेंबर बने हुए 6 मंथ तक के लिए जो है आप पार्ट बन सकते हैं एग्जीक्यूटिव का, ठीक है, 6 मंथ के लिए। बट विद इन 6 मंथ, जैसे बिहार में भी हुआ है ना, बिहार में भी जो एक मिनिस्टर बना है लड़का, ठीक है, क्या नाम है मिनिस्टर का, कुछ पंचायती राज का मिनिस्टर बना है, तो वो ना तो मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली का ना काउंसिल का। तो 6 मंथ के अंदर क्या करना पड़ेगा, उसे काउंसिल से एंट्री करना पड़ेगा, तभी वो 6 मंथ के बाद मिनिस्ट्री को कंटिन्यू करना कर पाएगा, अदरवाइज उसे रिजाइन करना पड़ेगा, है ना। लेकिन 6 मंथ के अंदर या तो उसको अपर हाउस या लोअर हाउस, दोनों में से किसी एक का मेंबर बनना है। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि जो लेजिस्लेटिव का मेंबर है वही मेंबर बनता है एग्जीक्यूटिव का इंडिया के अंदर। यूके में क्या होता है कि ओनली मेंबर फ्रॉम लोअर हाउस, कौन सा हाउस? लोअर हाउस, अपर हाउस नहीं, लोअर हाउस, वही एलिजिबल है एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनने के लिए। क्लियर है? तो हम दोनों में क्या है, इंडिया और यूके में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बट इस दोनों में ये डिफरेंस है कि इंडिया के अंदर 6 मंथ का रिस्ट्रिक्शन है और इंडिया के अंदर मेंबर चाहे अपर हाउस से हो लोअर हाउस से हो, दोनों हाउस से वो मिनिस्टर बन सकता है। यूके में क्या है कि 6 मंथ का क्या कहते हैं क्लाउज नहीं है। और सेकंड क्या है कि ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ लोअर हाउस, ओके, दे आर एलिजिबल टू बिकम पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब जो यूएसए है, यूएसए यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी यहाँ पे कोई भी आदमी कितने भी टर्म के लिए मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है, ठीक है। क्लियर है? तो चलो भाई, तो ये गलत हो गया। हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ये भी बिल्कुल राइट है, क्योंकि
दोनों क्या होते हैं, दोनों जो है मतलब कि जो लेजिस्लेटिव है वही बनता है एग्जीक्यूटिव, तो दोनों में क्या होगा, एक हार्मनी होगा, एक बैलेंस होगा। तो आप 3 को हटा दीजिए, तो 3 को हटा दीजिए तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये तो 3 है ना यहाँ पर, तो 1 to 4 यानी डी इज राइट। विच आर द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर पॉलिटिकल इक्वलिटी, ठीक है, पॉलिटिकल इक्वलिटी को कौन इंश्योर करता है, ठीक है। तो इलेक्शन बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, ये बिल्कुल राइट है कि आपको क्या है, वयस्क मताधिकार है, यानी कि आप 18 प्लस के हैं तो आपको वोटिंग करने का राइट है, और वोटिंग में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, तो ये आपका पॉलिटिकल राइट है, पॉलिटिकल इक्वलिटी है, तो ये बिल्कुल राइट है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल, जैसे कि आप जानते हो कि जो राइट टू इक्वलिटी है उसके अंदर एक आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 18 जो एबॉलिशन टाइटल के बारे में बात करता है, ठीक है। तो एबॉलिशन टाइटल का मतलब क्या है कि पहले से टाइटल होता था महाराजा धीराज वगैरह वगैरह, ये सब टाइटल होता था, ठीक है। तो ये जो टाइटल है ये एक तरह से सोशल स्टेटस को दिखा रहा है, क्लियर है कि अब समाज में प्रिविलेज ग्रुप है और समाज में कोई अंडर प्रिविलेज ग्रुप है, तो यानी ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये पॉलिटिकल इक्वलिटी नहीं है, ये क्या है, सोशल इनइक्वलिटी है। ये जो है टाइटल वगैरह ये क्या है, सोशल इनइक्वलिटी है, चलिए ये ऑप्शन क्या हुआ, गलत हो गया। नो इन एलिजिबिलिटी फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, यानी कि धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर और जेंडर के आधार पर जो है, ठीक है, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर आप इनलिस्ट होने के लिए, मेंबर बनने के लिए, ये भी बिल्कुल राइट है। तो 2 गलत है, तो 2 गलत है, 2 कहाँ कहाँ है देखो जरा, ये गलत है, ये गलत है, 3 ओनली होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। तो लिखा है ना, अंडर आर्टिकल 326 इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली जो है दैट इज हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ओके। तो ये पॉलिटिकल इक्वलिटी का एलिमेंट है। आर्टिकल 18 जो राइट टू इक्वलिटी के अंदर आता है, ये एबॉलिश करता है टाइटल को, लेकिन ये क्या है, ये आपका सोशल डिस्टिंक्शन है, पॉलिटिकल डिस्टिंक्शन नहीं है, ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। और आर्टिकल 325 कहता है कि कोई भी सिटीजन, नो सिटीजन इज डिनाइड इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल ऑन पर्टिकुलर ग्राउंड, जो ग्राउंड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए ये भी राइट है। अगला प्रश्न क्या है देखिए, यहाँ पर है स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तो क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, टेस्ट 1 में बहुत सारे क्वेश्चन से आया है, ठीक है। अब देखिएगा, तो पहला क्या है, पहला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो पहली बात तो नॉमिनेटेड मेंबर होता भी नहीं लोकसभा के अंदर आफ्टर 104th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना जी, वैसे भी दिमाग लगा सकते हो, लेकिन जो आर्टिकल 368 है ये कहता है कि एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कौन, एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो वो इंट्रोड्यूस कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को, ठीक है, एक्ट नहीं, कैब, एनी मेंबर वेदर दे आर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड, ठीक है। तो संविधान को अमेंड करने का अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास होता है अंडर आर्टिकल 368, ओके, अंडर आर्टिकल 3। तो a constitutional amendment bill that seeks to amend the federal provision, जो फेडरल प्रोविजन को चेंज करना चाहता है ऐसा अमेंडमेंट, ठीक है, दैट मस्ट बी रेटिफाइड, उसको अप्रूवल होना चाहिए बाय लेजिस्लेटिव ऑफ हाफ ऑफ द असेंबली बाय सिंपल मेजोरिटी, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी होगा, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। तो जब फेडरल प्रोविजन को हम वायलेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, वायलेट नहीं कर रहे, चेंज कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा कि मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से ये रेटिफाई होना चाहिए बाय सिंपल मेजोरिटी नॉट स्पेशल मेजोरिटी, तो ये गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर डी होगा, ओके। तो देखिए अंडर आर्टिकल 362 क्लाउज 2 क्लाउज 2, there is no restrictions on who can introduce it, any member whether they are elected or nominated, okay, they can introduce the bill, वो बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए पहला गलत हो गया। सेकंड है कि अमेंडमेंट जो इफेक्ट करता है फेडरल प्रोविजन को, ठीक है, उसको रेटिफाई होना चाहिए एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, लेकिन बाई सिंपल मेजोरिटी नॉट स्पेशल मेजोरिटी, इसलिए वो गलत हो गया।
इट्स अबाउट जीएस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, द कोर्स हैज़ बीन लॉन्च्ड। ओके, ब्रीफ जानकारी के लिए जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर। ओके, 28 टेस्ट है, 8 बेसिक टेस्ट, 8 एडवांस टेस्ट एंड 12 फुल लेंथ टेस्ट। चलिए प्रश्न पे आइए। यहाँ पर दिया हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या क्या है? तो आर्टिकल 14 है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इस कॉन्सेप्ट को लिया गया है यूके से, और ये कॉन्सेप्ट कैसा कॉन्सेप्ट है? ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉपी किया गया है यूएसए से, और ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है? ये पॉजिटिव। पहला ऑप्शन क्या हुआ? पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, तो ये गलत है। इक्वलिटी बिफोर लॉ में इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली, आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई, तो ये गलत है। ठीक है, आर्टिकल 14 वहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, अंडर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, डज नॉट अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई होगा, तो ये भी गलत है। तो आंसर डी होगा। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा यूनिटरी फीचर है? याद कर लीजिए इसको। ठीक है, कौन कौन सा यूनिटरी फीचर है पूछता है एग्जाम के। क्या क्या है? ये लक्ष्मीकांत के बुक में दिया हुआ है, सेंटर स्टेट रिलेशन जो टॉपिक है वहाँ पे दिया हुआ है। स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लेक्सिबिलिटी, अनइक्वल राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन, सेंट्रल अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर को सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ऑल इंडिया सर्विसेज, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर स्टेट लिस्ट। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी कैग, यूनियन पावर ओवर स्टेट बिल, और इसके अलावा यूनियन रोल इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, आर्टिकल 256 टू आर्टिकल 250। ठीक है, ये सारा फीचर क्या क्या है? यूनिटरी फीचर है। आप पढ़िए लिस्ट में क्या क्या है। तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ये बिल्कुल राइट है, इमरजेंसी प्रोविजन ये भी राइट है, ऑल इंडिया सर्विस ये भी राइट है, और जो इलेक्टोरल मशीनरी है वो भी हमारे इंटीग्रेटेड है, ये भी राइट है, और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ये भी राइट है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट एबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिट इट एज अ प्रैक्टिस एज प्रोहिबिट इट इट्स प्रैक्टिस एज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो अल्टरनेटिव आर्टिकल 17 है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 17 है। तो जो राइट टू इक्वलिटी है, ठीक है, ओके, उसमें आर्टिकल 14 से 18 आता है, उसमें आर्टिकल 17 जो है वो है आपका राइट टू इक्वलिटी में आता है आर्टिकल 14 टू 18 का। जो आर्टिकल नंबर 17 है ये बात करता है किसके बारे में? अनटचेबिलिटी एबोलिशन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 17 इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वलिटी। SHRC स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में स्टेटमेंट है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हैज नो पावर टू पनिश द वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट नॉर टू अवार्ड एनी रिलीफ इंक्लूडिंग मॉनेटरी रिलीफ टू विक्टिम। ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो ह्यूमन राइट कमीशन होता है ये सिर्फ एडवाइजरी गवर्नमेंट एडवाइजरी बॉडी होता है। कैसा बॉडी होता है? एडवाइजरी बॉडी होता है। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट को एडवाइज कर सकता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट को एडवाइज कर सकता है एक्शन लेने के लिए। ठीक है, क्लियर है? ये पनिश नहीं कर सकता, नो पावर टू पनिश द वायलेटर, और नहीं ये कंपनसेट कर सकता। ठीक है, द कमीशन सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट टू द गवर्नर ऑफ स्टेट। ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, कि ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो क्या करता है, जो नेशनल लेवल पे है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करता है रिपोर्ट, और फिर प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को रखते हैं पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बिफोर, और जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है वो रिपोर्ट को सबमिट करता है गवर्नर को, देन गवर्नर लेट डाउन दैट रिपोर्ट बिफोर द हाउस। ये राइट है, तो इसलिए 2 इज राइट। 2 क्या है? राइट है। विथ रेफरेंस टू, क्या हो रहा है, सॉरी, विथ रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है
अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर ही इज अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ओके, पहले क्या होता है, पहले वो चीफ मिनिस्टर के तौर पे इलेक्ट होता है, इसके बाद उससे अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होती है, ठीक है। अ मेंबर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर। ये बिल्कुल राइट है। यदि मेंबर असेंबली का पार्ट नहीं है तो मैक्सिमम 6 मंथ के लिए, कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए जो है वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है या मिनिस्टर बन सकता है। बट 6 मंथ के कंप्लीसन से पहले क्या करना पड़ेगा, उसे किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने बताया कि पंचायती राज मिनिस्टर जो बिहार का बना है वो न तो मेंबर लेजिस्लेटिव का है, काउंसिल का है, और ना ही वो असेंबली का मेंबर है। ओके, तो 2 जो है वो राइट है और 1 जो है वो गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। आर्टिकल 164(1) जो है ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर सीएम टू प्रूव हिज मेजोरिटी बिफोर द अपॉइंटमेंट। तो गवर्नर पहले अपॉइंट करता है, इसके बाद उसको मेजोरिटी प्रूव करना पड़ता है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। और पर्सन जो मेंबर नहीं है लेजिस्लेचर का वो अपॉइंट हो सकता है चीफ मिनिस्टर के लिए, बट उसको लेजिस्लेटिव का मेंबर बनना है विद इन 6 मंथ, अदरवाइज उसे पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। इसमें से कौन सा कंपलसरी प्रोविजन है अंडर 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो 73rd अमेंडमेंट क्या है, पंचायती राज है, तो पंचायती राज में क्या क्या कंपलसरी है इसका लिस्ट आप देख लीजिए। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है कि 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत होना चाहिए, ठीक है। पंचायत का 3 टायर होना चाहिए। ओके, विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो स्मॉल स्टेट जिसका पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, ओके, वहाँ पे 2 टायर से भी काम चलेगा, ठीक है। वहाँ पे बीच वाला टायर की जरूरत, ब्लॉक लेवल की जरूरत नहीं है। तो जब पॉपुलेशन 20 लाख से कम है तो 2 टायर, और जब पॉपुलेशन 20 लाख या उससे ज़्यादा है तो क्या होगा, 3 टायर होगा, ठीक है। तो एक होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे टॉप पे, फिर होगा इंटरमीडिएट लेवल पे, फिर होगा विलेज लेवल पे। तो ये राइट है। आर्टिकल 243 ए कहता है क्या कि एवरी स्टेट टू एस्टैब्लिश ग्राम सभा एट द विलेज लेवल। तो हर एक स्टेट को क्या करना है, ग्राम सभा को एस्टैब्लिश करना है विलेज लेवल पे। और आर्टिकल 243 डी क्लाउज 3 कहता है क्या कि 1/3 सीट रिजर्व करना है किसके लिए, फीमेल के लिए, कम से कम, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम, ये कंपलसरी है। अब पढ़िए क्या क्या है। तो देखो, पहला प्रोविजन तो बिल्कुल राइट है, 3 टायर सिस्टम, ग्राम सभा को कॉन्स्टिट्यूट करना है, और रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वीमेन, ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर टू पंचायत। ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, ठीक है, पंचायत के पास ये पावर नहीं होता है, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकल बॉडी, तो ये भी पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, तो ये गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ओनली डायरेक्ट स्टेट टू इंडो पंचायत विद पावर एंड अथॉरिटी इंक्लूडिंग फाइनेंशियल पावर। ये कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है आर्टिकल 243 जी में, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन है स्टेट का, तो ये कंपलसरी प्रोविजन नहीं है। और ये भी क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट पंचायत के अंदर, ये भी डिस्क्रिशनरी है, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो काउंसिल ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है ये लेजिस्लेटिव विंग होता है कॉर्पोरेशन का, जिसके अंदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों होते हैं। बिल्कुल राइट है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो काउंसिल होता है वो कैसा है, वो आपका लेजिस्लेटिव बॉडी है, लॉ बनाने वाली बॉडी है, ठीक है। और उस बॉडी के अंदर क्या होता है, इस बॉडी के अंदर इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं और मेंबर नॉमिनेटेड भी होते हैं, ये राइट है। मेयर जो होता है, मेयर, उसका मेन फंक्शन होता है प्रिजाइड ओवर मीटिंग ऑफ द काउंसिल। वो क्या करेगा, मीटिंग को हेल्ड करेगा, बट उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होता है, एक्चुअल पावर उसके पास नहीं होता। देखो आईएएस कितना पावरफुल होता है। तो म्यूनिसिपल कमिश्नर आईएएस होता है, कौन होता है, आईएएस होता है, और वो जो है चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है कॉर्पोरेशन का, ठीक है। तो ये भी राइट है, यहाँ पे तीनों राइट होगा, 1 2 3, इसलिए इसका आंसर होगा डी। तो म्यूनिसिपल काउंसिल या जनरल काउंसिल जो होता है ये आपको लेजिस्लेटिव विंग है। कैसा विंग है, लेजिस्लेटिव विंग है। इसके अंदर इलेक्टेड मेंबर होते हैं, काउंसलर, और कुछ मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं जिसको स्पेशल नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मेयर क्या है, सेरिमोनियल हेड होता है, मतलब कि नॉमिनल हेड होता है, एक्चुअल पावर उसके पास नहीं होता है। तो मेयर रिप्रेजेंट करता है कॉर्पोरेशन को पब्लिक और सेरेमोनियल फंक्शन में, बट जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास होता है, म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास होता है। म्यूनिसिपल कमिश्नर कौन है, यूजुअली आईएएस ऑफिसर होता है, जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है कॉर्पोरेशन का, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ काउंसिल डिसीजन। In USA, a citizen by birth as well as naturalized citizen is eligible to hold the office of president। बिल्कुल गलत है, ठीक है। ओनली जो नेचुरलाइज्ड सिटीजन होगा, मतलब जो बाय बर्थ सिटीजन है वही होल्ड कर सकता है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट को, ये ऑप्शन गलत है। इन इंडिया ओनली अ सिटीजन बाय बर्थ एंड नॉट अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन, ये गलत है। इंडिया के अंदर
आपको सिंपली सिटीजन होना चाहिए, नेचुरलाइज रहो या बाय बर्थ रहो, ठीक है, तो ये गलत है, यानी उल्टा प्रोविजन यहाँ पे लिख दिया गया है, तो यानी इसका ऑप्शन होगा तो इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ नेचुरलाइज्ड बॉर्न सिटीजन, ठीक है, नेचुरल बॉर्न सिटीजन वो प्रेसिडेंट बन सकता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और आर्टिकल 58(1) क्लाउज ए क्या कहता है, ये कहता है क्या कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन ये है कि आपको सिंपली इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, बॉर्न होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आपका एज मिनिमम 35 होना चाहिए, और लोकसभा के मेंबर के लिए जो क्वालिफिकेशन होता है वो क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, यानी संविधान डिस्टिंग्विश नहीं करता है कि आप सिटीजन बाय बर्थ हैं या सिटीजन आप बाय नेचुरलाइजेशन है, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटी आर कन्फाइंड टू इंडियन सिटीजन ओनली, ये बिल्कुल राइट है, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए ही है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी लीगल सैंक्शन अगेंस्ट देयर वायलेशन, संविधान तो नहीं करता है लेकिन बैकडोर से जो है, ठीक है, आप लॉ के द्वारा, जैसे कि फ्लैग को हमें सम्मान करना, उसके लिए फ्लैग एक्ट होता है, ठीक है, क्लियर है, तो हम कर सकते हैं। तो हम सोल्यूशन पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो सेकेंड स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन तो यानी फंडामेंटल राइट को वायलेट करने के लिए कोई पनिशमेंट तो नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट कैन मेक लॉ टू इन्फोर्स देम इनडायरेक्टली, जैसे हमारे यहाँ क्या है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 है, ओके, तो तहत आप क्या कर सकते हैं, नेशनल सिंबल को क्या कर सकते हैं, उसका इंसल्ट आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो दोनों राइट है, दोनों ही राइट ऑप्शन। इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है सिंपली, ओके, आपको याद होगा टेस्ट 1 में मैंने एक लिस्ट पूरा लिखाया था फंडामेंटल ड्यूटी का, 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसमें से कि 10 फंडामेंटल ड्यूटी जो है, ठीक है, इसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है उसको ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा, ठीक है। अभी का टेस्ट 1 को भी रिवाइज कर लीजिएगा। तो पहला है कि टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये राइट है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये भी राइट है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल एस्पेयर, मतलब कि हर डोमेन में हमें अच्छा करना है, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे और कलेक्टिव लेवल पे, हर एक सेक्टर में अच्छा करना है। बट टू कास्ट अ वोट, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो 4 नहीं है, तो देखो 4 कहाँ कहाँ पे, तो देखो इसका आंसर होगा बी, 4 क्या है, इनकरेक्ट है। तो कास्टिंग अ वोट जो है वो लीगल राइट है, ठीक है, लीगल राइट है। प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स, बिल्कुल गलत है, पहले ये था, ठीक है, पहले क्या था कि जब इमरजेंसी लगेगा, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जब अनाउंस होगा, ये आर्टिकल 352 में आता है, किसमें आता है, तो इसके अनाउंस होने के 2 मंथ के अंदर पार्लियामेंट से इसको अप्रूव होना चाहिए, ऐसा था। लेकिन जब 44th अमेंडमेंट एक्ट आया, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट आया, 44th अमेंडमेंट एक्ट आया, तो ये जो 2 मंथ का ड्यूरेशन है उसको घटा के कर दिया गया 1 मंथ, ये राइट, बिल्कुल पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। इफ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब दोनों हाउस ने अप्रूव कर दिया, तो इमरजेंसी कंटिन्यू फॉर 6 मंथ, ये राइट है। एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू इनफाइनाइट पीरियड, लेकिन इसको पार्लियामेंट को हर एक 6 महीने पे अप्रूव करना पड़ेगा, ये राइट है। तो 2 राइट है, 1 गलत है, 2 राइट है, 1 गलत है। इसमें से कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो इसके लिए क्या है, डिफरेंट जजमेंट वगैरह पढ़ते रहना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये नहीं है, 2 नहीं है, 2 के अलावा तीनों है, आपको देखना है कि कौन सा जजमेंट में बोला गया था, ये आप देख लीजिए, लिस्ट है, इंपॉर्टेंट लिस्ट। इंडिया में जो है रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और ये कौन से केस में बोला गया था, तो ये केस में बोला गया था केशवानंदा भारती केस के अंदर बोला गया था, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राजनारायण केस यहाँ पे बोला गया था। ये सब केस आपको याद रहना चाहिए, तभी मेंस में अच्छा आंसर को आप लिख पाओगे, समझ रहे हैं मेरी बात को। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ से कुछ नहीं होता, इसका नोट्स आप बनाइएगा, जब तक नोट्स नहीं बनाइएगा तो पूरा पीडीएफ को रिकॉल कर पाना क्या है, चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। यहाँ क्या बोला गया था कि भाई, तो डेमोक्रेसी, रिपब्लिकनिज्म, फ्री और फेयर इलेक्शन, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये बोला गया था कौन से केस के अंदर, केशवानंदा भारती और इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राजनारायण केस 1970। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं बोला गया था, ठीक है, ओके। तो इंडिया फॉलो करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम को। सेकुलर करेक्टर ये बोला गया था, इट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये कौन से केस में बोला गया था,
एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994 यहाँ बोला गया था। तो यहाँ बोला गया था कि सेकुलरिज्म जो है वो क्या है, वो आपका पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीटली बोला गया था। सेपरेशन ऑफ पावर ये भी बोला गया था, कौन से केस के अंदर, केशवानंद भारती केस के अंदर और इंदिरा नेहरू गांधी 1975 केस के अंदर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन ऑर्गन ऑफ स्टेट जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है। पढ़िए क्या इसका आंसर होगा। ये गलत है ना, ये सही है, सॉरी ये सही है, ये सही है, ये सही है। 134 कौन सा पार्ट कहाँ से बोरो किया गया है, हमने एक लिस्ट बनाया है, लिस्ट को देख लीजिए। ईपीएसपी को लिया गया है आयरलैंड से, कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से, ये करेक्ट है। फंडामेंटल राइट को लिया गया है यूएसए से, फ्रांस से नहीं लिया गया है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। और ज्वाइंट सिटिंग ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो ये भी सही है। तो 13 सही है, रेस्ट गलत है। इसमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जिसको ऐड नॉट एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो पहले हमको जानना है कौन सा ऐड किया गया, चार को ऐड किया, चार फंडामेंट, चार डीपीएसपी को ऐड किया गया था, इसको याद करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा है, देखो तीन ही है, आई एम सॉरी, तीन ही है, तीन है कि चार है जी, ठहर जाओ ठहर। अच्छा एक मिनट, पूछ रहा है कि कौन सा ऐड नहीं किया गया 42nd, 42nd का चार यहाँ पे लिस्ट मैंने दिया है सर, सॉरी मैं लिस्ट देना भूल गया था, मैं इसको बाद में अपडेट कर दूँगा, ठीक है। तो देखो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अप टू एज ऑफ 6, ये आर्टिकल 45 है, ठीक है, और इसको ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है, नॉट 42nd के द्वारा। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर, ये ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऐड नहीं किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो पहला क्या है, पहला राइट है टू टेक अ स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री का जो मैनेजमेंट होगा वहाँ पे वर्कर का पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है, होगा, तो ये राइट है, ये ऐड आर्टिकल 43A है और इसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है, राइट है। यानी ये नहीं होगा क्योंकि पूछ रहा है कि कौन नहीं है, कौन नहीं है पूछ रहा है ना, कौन नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो मिनिमाइज इनइक्वलिटी इन इनकम स्टेटस एंड फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी, ये राइट नहीं होगा, ये गलत होगा। ये हुआ था 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ओके, लेकिन आंसर कुछ और दिया हुआ है सर, कुछ और दिया हुआ है, तो आंसर में गलती है, कहीं ना कहीं गलती आंसर में, ठीक है। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बारे में क्या राइट है, इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, ये बिल्कुल राइट है, जिसमें कि प्रोविंस होगा और प्रिंसली स्टेट होगा, ये राइट है, बिल्कुल राइट है ये। इट इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म इन ऑल द प्रोविंस, नहीं है, ठीक है, ऑल द प्रोविंस नहीं है, प्रोविंस में किया था 6 प्रोविंस में, बट ऑल में नहीं है, तो 2 गलत हो गया, तो सिर्फ 1 राइट है। इट प्रपोज्ड ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसका यूनिट होगा ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट। फेडरेशन वैसे एग्जिस्टेंस में नहीं आया क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने बोला हम ज्वाइन ही नहीं करेंगे। तो बाई कैमरलिज्म कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, यूपी एंड असम। विदाउट सीकिंग द परमिशन ऑफ हाउस अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन एब्सेंट फ्रॉम, ये दोनों के लिए है, सेंट्रल लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है, ठीक है, कि बिना हाउस के परमिशन के आप लगातार 60 डे तक एब्सेंट रह सकते हैं, बट आफ्टर 60 डे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया। कितना डे तक, 60 डे तक। इट्स अबाउट आवर न्यू कोर्स इंडियन पॉलिटी, इफ यू वांट यू मे ज्वाइन, हमें थोड़ा लेट हो रहा है, ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी करेंगे, मार्केटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता है, तो ये गलत हो गया, इलेक्टेड मेंबर होता है, ये राइट है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटोरी, ये भी होता है, ठीक है, यानी कौन कौन होता है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज वहाँ पे होता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, इसके अलावा इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, यही दोनों यूनियन टेरिटोरी है जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, अदर जो यूटी है वहाँ पे लेजिस्लेटिव नहीं है, ठीक है। पढ़ लीजिए क्या, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, यानी कि असेंबली प्लस काउंसिल दोनों, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटोरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है।
अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल कंडीशन पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन स्पेशल, ये देख लीजिए यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। जैसे कि नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट लॉ बना सकता है यदि राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करता है 2/3 मेजोरिटी से अंडर आर्टिकल 249, ठीक है। तो इसके से पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट क्या करेगा, लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट के ऊपर, लेकिन कितने समय के लिए, 1 ईयर के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब दो और दो से ज़्यादा स्टेट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है पार्लियामेंट को अंडर आर्टिकल 252, तो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि पार्लियामेंट लॉ तो बना देगा, लेकिन अब पार्लियामेंट को लॉ को खत्म करना है, इसके लिए स्टेट रिक्वेस्ट करेगा तो पार्लियामेंट बाइंड नहीं है। टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट एंड कन्वेंशन आर्टिकल 253, तो ये अलाउड है, ओके। लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यू टू स्टेट इलेक्शन, तो ये अलाउड नहीं है, ये ऑप्शन अलाउड नहीं हो। 4 गलत हो गया, 1 2 3 राइट है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है अबाउट रिट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, ऑफ हाई कोर्ट। रिट पढ़ा है ना, 5 रिट होता है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, आर्टिकल 32, प्रोहिबिशन, सर्सियोरी, क्यू वारंटो, ये 5 रिट होता है, ठीक है ना, 5 रिट होता है। रिट ज्यूरिसडिक्शन इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखो भाई, अनलाइक द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इशू रिट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ इवन ऑर्डिनरी, ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। देखो रिट जो होता है, रिट का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है दैट इज अंडर आर्टिकल 32, और जो पावर हाई कोर्ट के पास है दैट इज अंडर आर्टिकल 226। समझ में आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा ओनली फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल, हाई कोर्ट रिट इशू करेगा फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट प्लस ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, ठीक है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, ओके, अदर लीगल एस्पेक्ट, ठीक है, ऑर्डिनरी लीगल एक्ट। यानी कहने का मतलब रिट पावर हाई कोर्ट का ज़्यादा है, हाई कोर्ट का ब्रॉड है, और सुप्रीम कोर्ट का नैरो है, सुप्रीम कोर्ट का नैरो है। इसके अलावा रिट ज्यूरिसडिक्शन इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, देख लेते हैं, चलिए। तो अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट कैन इशू रिट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड ऑर्डिनरी लीगल राइट। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 कैन इशू रिट ओनली फॉर फंडामेंटल राइट। और सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास मल्टीपल जजमेंट, हाँ बहुत सारी चीज़ों ने बोला था, ठीक है। तो मिनिवा मिल्स केस में बोला था कि भाई इट इज बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो दोनों राइट है, ठीक है, बोथ आर राइट, ही इज राइट। समझ गए जी, समझ गए। 41 विथ रेफरेंस टू पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, पार्डनिंग पावर गवर्नर के पास होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, ही कैन पार्डन अ डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस को पार्डन करने का राइट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होता है, गवर्नर के पास नहीं होता। He can grant pardon to any person convicted for any offense against any law relating to which the executive power of state extend, ठीक है। तो ये तो राइट है, लेकिन डेथ सेंटेंस शायद नहीं है, ठीक है, देख लीजिए, दूसरा राइट है, ठीक है, सॉरी। तो गवर्नर कैन पार्डन अ डेथ सेंटेंस, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ओनली द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 कैन पार्डन डेथ सेंटेंस। गवर्नर सिर्फ रिमिट करेगा, कमिट करेगा पार्डन को, ठीक है। गवर्नर कैन पार्डन ऑफेंस अंडर लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट, तो ये करेक्ट है भाई, अंडर आर्टिकल 160। यहाँ पे स्टेटमेंट है रिगार्डिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अ पर्सन हु हैज बीन एडवोकेट फॉर ओवर 10 years इन एनी हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये पहला क्वालिफिकेशन का कंडीशन दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द टेन्योर एज वेल एज मिनिमम एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये राइट है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है। देख लेते हैं। तो देखो एडवोकेट यदि आप 10 ईयर तक लगातार हैं किसी हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने के लिए अंडर आर्टिकल 124(3), पूछा है क्वेश्चन एग्जाम में। इसके अलावा नो फिक्स टेन्योर और मिनिमम एज होता है, ये राइट है। जज रिटायर एट द एज ऑफ 65, तो इनका जो है टर्म या मिनिमम एज लिखा नहीं है संविधान के अंदर। ग्राम सभा के बारे में दिया हुआ है कि इट इज अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर इन द एरिया ऑफ पंचायत, ये राइट है कि पंचायत के अंदर जितना भी एलिजिबल वोटर होते हैं दे ऑल आर मेंबर ऑफ ग्राम सभा, ये राइट है। इट में एक्सरसाइज पावर एंड परफॉर्म फंक्शन ऑफ एट द विलेज लेवल एज द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, हाँ तो ये भी राइट है कि स्टेट डिसाइड करता है इसका पावर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है कि कई बार क्या होता है कि जो विलेज होता है, विलेज तो कई बार क्या होता है कि क्लस्टर ऑफ विलेज होता है, तो इसलिए गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है, इसका 2 होगा। मतलब 4-5 विलेज को मिला के भी ग्राम सभा बनता है, बट यहाँ पे लिखा है कि इट इज अ विलेज असेंबली, एक विलेज असेंबली नहीं, इट क्लस्टर ऑफ विलेज ऑल्सो। इट में देखिए करेक्ट है। ग्राम सभा जनरली कंसिस्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर इन अ विलेज, ठीक है।
बट संविधान ने क्या बोला है कि एवरी विलेज मस्ट हैव अ ग्राम सभा इन ऑल केसेस, ठीक है। तो कुछ स्टेट ये बोलता है कि क्लस्टर ऑफ विलेज एज अ ग्राम सभा एरिया, तो यानी कि इट इज नॉट स्ट्रिक्टली इक्विवेलेंट टू वन विलेज, वन सिंगल विलेज, ठीक है। यानी कई बार कई ग्राम को मिलाकर भी ग्राम सभा बन सकता है। यहाँ पर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में स्टेटमेंट है कि ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म, ये बिल्कुल राइट है, अमेरिका में 2 टर्म ही होता है। ही इज इंटाइटल्ड टू सच इमोलूमेंट एंड प्रिविलेज दैट इज डिटरमाइंड बाई कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ही इज वेस्टेड विद क्वालिफाइड एंड पॉकेट वीटो। तो पहली बात है क्वालिफाइड वीटो इंडिया में नहीं होता है, ठीक है। 4 तरह का वीटो होता है, तो क्वालिफाइड वीटो इंडिया में नहीं होता है, ठीक है। तो पॉकेट वीटो तो राइट है, बट क्वालिफाइड वीटो नहीं होता। तो ये 3 पक्का गलत है। 3 पक्का गलत है तो इसका मतलब बी सी डी गलत हो गया, तो ए राइट हो गया। हमको 2 के बारे में पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो यही एलिमिनेशन का कमाल होता है। तो देख लेते हैं बी के बारे में। तो बी भी गलत है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है। देख लीजिए, इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम, ये राइट है। आर्टिकल 57 अलाउ करता है, नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ टर्म। इमोलूमेंट टू इंटाइटल टू इमोलूमेंट एंड प्रिविलेज, तो ये राइट है। आर्टिकल 58 3 और 60 डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन बाई पार्लियामेंट, ठीक है। कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करता है। आई एम सॉरी, वेस्टेड क्वालिफाइड, तो क्वालिफाइड वीटो नहीं होता है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में क्वालिफाइड वीटो नहीं होता, पॉकेट वीटो होता है। इंडिया है सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, बट नो क्वालिफाइड वीटो। On recommendation of which committee a permanent interstate council was set up under Article 263? तो ये तो याद होगा, फेवरेट क्वेश्चन है ये। देखिए कौन सा कमेटी होगा जी, बताओ। तो देखिए भाई, फर्स्ट एआरसी जब आया था तो उसमें बनाया गया था, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म फोकस किया गया था। राजा मन्नार कमेटी 1969 में आया, इनका फोकस था स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन के ऊपर। सरकारिया कमीशन, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग सेंटर स्टेट रिलेशन। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। क्या इसका आंसर हुआ? कौन सा कमीशन? सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन, ठीक है। सरकारिया कमीशन अंडर आर्टिकल 2 बनाया गया इंटरेस्टेड काउंसिल। ओके, चीफ मिनिस्टर क्या क्या काम करता है? तो ही एडवाइज द गवर्नर विथ रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ सॉलिसिटर जनरल। ओके, ही हेड द इंटरेस्टेड काउंसिल, ठीक है। ये चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड। तो देखो 2-3 तो राइट है, 1 के बारे में देख लेते हैं। 1 इनकरेक्ट है, ठीक है। अच्छा 2 भी इनकरेक्ट है, आई एम सॉरी। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो सेंट्रल, अच्छा इंडिया सेंट्रल लॉ ऑफिसर होता है। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कैसे इसको नहीं करेगा? पहला गलत हो गया, ठीक है। ही हेड इंटरस्टेट काउंसिल को हेड किया था, आई एम सॉरी मैं पूरा पढ़ नहीं पाया था, इसको हेड करते हैं पीएम। कौन करते हैं? पीएम हेड करते हैं, ठीक है। और स्टेट प्लानिंग बोर्ड का वो मेंबर होता है, चेयरमैन होता है, ये राइट है, ये राइट है, ठीक है। इंटरस्टेट काउंसिल इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट चीफ मिनिस्टर। ओके, इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज, रीअरेंज द फॉलोइंग कमेटी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब पहले कौन आया बाद में कौन आया, ठीक है, बाद में कौन आया। अब यहाँ भी देखो सबसे लास्ट पे थुंगॉन कमेटी 1988 में आया था, ठीक है। तो देखो 3 नंबर कहाँ पे है, एलिमिनेट कर दोगे तुम, सी राइट है। यदि ये पूरा याद नहीं है तभी आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखो सी राइट है ना। देखो पहले कौन आया, पहले आया अशोक मेहता कमेटी 1977 में आया, पहले आया अशोक मेहता कमेटी 1977 में। फिर आया जीवी के राव कमेटी, कब आया? 1988-85 में आया। एल एम सिंघवी कमेटी 1986 में, और थुंगन कमेटी 1988 में आया। तो हमने क्या किया, लास्ट एलिमिनेट कर लिया, लास्ट से हमने एलिमिनेट कर लिया। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग स्टेट इलेक्शन कमीशन? इट कंसिस्ट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर टू बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ठीक है। ओके, इट प्रिपेयर्स द इलेक्टोरल रोल फॉर पंचायती राज इलेक्शन। ओके, कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है इसको दैट कैन नॉट बी वेरी टू डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, इट वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो कौन सा करेक्ट नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट नहीं पूछ रहा है, तो इसका डी इनकरेक्ट है, ठीक है। देखिए अपॉइंटमेंट, अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट, कौन इसको अपॉइंट करता है? गवर्नर ऑफ स्टेट करता है। तो ऑप्शन जो है ए वो राइट है। सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्टोरल रोल एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू पंचायत, तो ये भी राइट है, ऑप्शन बी। कंडीशन शैल बी वेरिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट, शैल नॉट बी वेरिड, ये भी राइट है। कैन ओनली बी रिमूव्ड इन सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड एज जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये ऑटोनोमस बॉडी होता है, डज नॉट वर्क अंडर द ईसीआई, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर वर्क नहीं करता है, उसका ये समान होता है, पैरेलल होता है, ये पैरेलल होता है।
यहाँ पे स्टेटमेंट है रिगार्डिंग ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। तो पंचायत एट एवरी लेवल इज प्रोवाइडेड विद अ 5-year टर्म ऑफ ऑफिस, ये राइट है, पंचायत का टर्म 5 ईयर होता है। इफ फ्रेश इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड एवरी टाइम अ पंचायत इज परमानेंटली डिजॉल्व, ये राइट है कि विद इन 6 मंथ जो है पंचायत के डिजॉल्व होने के विद इन 6 मंथ आपको इलेक्शन करवाना है। पंचायत रिकंस्टिट्यूटेड आफ्टर प्रीमेच्योर डिजोल्यूशन डज नॉट एंजॉय द, ये भी राइट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि क्या होता है, समझिए इस चीज़ को, पंचायत का टर्म 5 ईयर है और पंचायत डिजॉल्व हो गया आफ्टर 2 ईयर, तो जो नया पंचायत कॉन्स्टिट्यूट होगा, रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, उसका टर्म कितना होगा, जो रेस्ट टर्म बचा हुआ है 3 ईयर। ओके, तो पंचायत इज प्रीमेच्योरली डिजॉल्व्ड, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ, आर्टिकल 243E, बट स्टेटमेंट इज टू एब्सोल्यूट इन सेइंग एवरी टाइम इग्नोरिंग, अच्छा सिंपलीफाई करो चीज़ों को, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये राइट है, क्योंकि बिल पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट असेंट, तो दोनों राइट है और दोनों रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसलिए ए राइट है। तो हमने 50 क्वेश्चन कर लिया आज हमने कवर, ठीक है। तो टुडे वी हैव कवर्ड 50 क्वेश्चंस। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग कवर करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 51 से लेकर 100 तक। तो थैंक यू फॉर पेशेंस, आप लोग मुझे इतनी देर सुन पा रहे हैं, ठीक है, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। एंड यदि आपको पीडीएफ को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए अपने ऐप का आपको लिंक दे दिया, लिंक नहीं दिया है, मतलब उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। ओके, तो वहाँ से आप क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। ओके, एंड ग्रेजुअली हम लोग क्या करेंगे, फिर कुछ दिनों के बाद हम लोग इसका जो सेकंड सीरीज है, सेकंड पार्ट है, इसको हम लोग रिलीज करेंगे। थैंक यू।